वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं एक फेमस कोरियन शो के एपिसोड 1 से 5 को। इस शो का नाम है 20 योर लाइफ ऑन। ये कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाली 4 टीनेजर लड़कियों की जो अगले साल ग्रेजुएट होने वाली है। इस समय इन चारों को अपने करियर, दोस्ती और प्यार इनको लेकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं क्या इन्हें अपने करियर में प्यार और जीत हासिल होती है और क्या इनकी दोस्ती पर कुछ इफेक्ट भी पड़ता है या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग नाम की ये लड़की ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसे अपनी दोस्त शूटो को देकर वॉशरूम चली जाती है। जब शूटो और जियाबाओ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वॉशरूम से जियांग की चिल्लाने की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि उसने गलती से अपना फोन पानी में गिरा दिया है। अब वो इस फोन को देखते हुए बहुत रोती है क्योंकि नया फोन अफोर्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे वो फोन को सुखाकर ऑन कर ही लेती है, फिर सूट पहनकर ऑफिस जाती है। ऑफिस के बाहर उसे अपना एक एक्स बॉयफ्रेंड डाउचन मिलता है जो उसे कोरिया के पॉपुलर ऐप वी चैट पर ऐड करता है ताकि वो वहाँ आराम से बात कर पाए। फिर डाउचन जियांग से उसके फोन के बारे में पूछता है जो कि एप्पल का बहुत ही पुराना मॉडल था। जियांग झूठ कहती नहीं, मेरा फोन 14 प्रो है और वो ऑफिस में रखा हुआ है। इतने सालों के बाद पहली नजर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने पुराने फोन की वजह से जियांग का इंप्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए वो उदास हो जाती है कि यार उसके सामने बेइज्जती हो गई क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जानता है कि उसके पास पुराना ही मॉडल था। खैर जब वो अपने दोस्तों के पास बैठी होती है तभी डाउचन का मैसेज आता है। वो उसे स्कूल रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब ये देखकर जियांग खुश हो जाती है कि एक और बार मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ जियाबाओ को खाना और टीवी एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए जियांग उसे सजेस्ट करती है तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देना चाहिए। अगले दिन जियाबाओ जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसे जियाओबिंग नाम की एक लड़की मिलती है जिसके पास उसके पसंद के एक्टर यूली की फोटो होती है। पूछने पर जियाओबिंग बताती है कि मैं यूली की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर जियाबाओ उसे यूली की प्रीमियम कीचेन गिफ्ट देती है और जियाओबिंग उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। लंच के बाद बिल देने के समय जियाओबिंग बाथरूम जाने का बहाना करती है ताकि उसे बिल न देना पड़े, लेकिन जियाबाओ उसे रोककर अपने कार्ड से बिल पे कर देती है। इधर जियांग को नए फोन लेने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने पास के रूम में रहने वाली एक लड़की वैंग के पास जाती है क्योंकि जियांग ने कुछ समय पहले उसको पैसे दिए थे। वैंग भी कहती है कि इस समय मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़े दिनों के बाद स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद तुम्हें दे दूंगी। यहाँ रूम में शिटो जियाबाओ को डांट रही होती है क्योंकि जब से वो जियाओबिंग से मिली है तब से हर वक्त सिर्फ वही बिल पे कर रही है और अब वो जियाओबिंग के कहने पर एक्टर यूली के शो के टिकट्स भी बुक कर रही है। शिटो को ये बात पसंद नहीं आती कि जियाओबिंग जियाबाओ से खर्चा करवा रही है। अगले दिन जब ये तीनों शॉपिंग करने जाती है तो जियांग देखती है कि वैंग भी नए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। इसका मतलब उसके पास अभी पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रही थी। जब जियांग उससे पैसे लेने के लिए जाती है तो वैंग गरीब होने का कहकर रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब इसमें जैंग गलत दिखाई देती है और आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। फिर शिटो और जियाबाओ जियांग को घर लेके आते हैं, उसे समझाते हैं कि तुमने जो किया वो गलत था। जियांग को भी ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि उसके अपने दोस्त भी अब उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में बाहर चले जाती है। फिर जियांग के पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। अब जियांग तो गुस्से में अपनी मॉम से भी ऊंची आवाज में बात करती है और कॉल ही कट कर देती है। फिर अगले दिन जियांग ऑफिस जल्दी चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो जियाबाओ जियाओबिंग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रही होती है। तभी शिटू उससे कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब जब शिटू मोबाइल नेटवर्क ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वो चुपके से जियाओबिंग और उसके दोस्तों की बातों को सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाओबिंग एक्टर यूली के नाम पर जियाबाओ के पैसों का फायदा उठा रही है। अब शिटू उसका टेस्ट लेने के लिए जियाबाओ के सामने उससे यूली के बारे में सवाल पूछती है जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। इससे जियाबाओ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मौका देखकर शिटू के साथ छुपके से भाग भी जाती है। उधर वैंग जब अपने लिए शू खरीद रही होती है तभी जैंग उससे जबरदस्ती पैसे ले लेती है और वैंग फिर से गरीब होने की बात कहकर रोने भी लगती है। तभी जियांग का साथ देने के लिए शिटू और जियाबाओ वहां पर आ जाते हैं और इस बार वो उससे पैसे ले ही लेते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में जब बिल देने का समय आता है तो जियाओबिंग को बिल भरना पड़ता है। अब अगले दिन होने वाली रियूनियन पार्टी में जाकर एक्स बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए जियांग नया मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन बिना फोन लिए ही अपने दोस्तों के पास आकर डिनर करने लग जाती है। इसी बीच कॉल पर जियांग अपनी मॉम को खुशी खुशी ऑनलाइन पेमेंट कैसा करना है ये सिखाती है। बाद में डिनर का बिल भी वो देती है। इसके बाद जब तीनों हॉस्टल आते हैं तो अपनी चौथी रूममेट
लियांग शॉन्ग को देखकर बड़े शॉक्ड होते हैं। ये तीनों लियांग से डरते हैं और उसके कहने पर हर रात 10:30 बजे पर लाइट बंद कर देते हैं। अगले दिन जियांग ऑफिस में हमेशा की तरह अपनी डायरेक्टर मिसिस ये को चाय देने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि उनकी जगह अब नए डायरेक्टर आ गए हैं जिनका नाम गुओ है। फिर रात में जियांग शिटो को बताती है कि मुझे ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर एक रिसर्च करने का काम मिला है। शिटो उसे डेटिंग एप्स के थ्रू ब्लाइंड डेट पर जाने की एडवाइस देती है। रात भर डेटिंग ऐप पर ढूंढने के बाद सनशाइन बॉय के नाम से एक यूजर उसे डेट करने के लिए इनवाइट करता है, इसलिए वो सुबह जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाती है, जहाँ वो शिटू और जियाबाओ देखते हैं कि लियांग को उसका बॉयफ्रेंड एक महंगी कार देने के लिए आया है। इसके बाद देखते देखते लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन जुओ से बहुत ही नाराज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिगरेट भी पीता है। अब चैन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो आज के बाद मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बार बार मनाने के बाद भी जब लियांग नहीं मानती तो आखिर में चैन उसे एक बहुत महंगा और डिजाइनर सूट गिफ्ट देता है, जिसे वो दूसरी कंट्री से लाया है। इस सूट को देखकर लियांग खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ जियांग सनशाइन बॉय के भेजे हुए एड्रेस पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन बॉय उसी ऑफिस में काम करता है जहां पर वो काम करती है। अब लंच का समय हो गया है, इसलिए सनशाइन बॉय उसे मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेस्टोरेंट में जाने पर जियांग को अंधेरे में बहुत ही अजीब वाइब आती है, इसलिए वो लाइट ऑन करने के लिए जाती है कि तभी कोई उसकी कमर को पकड़ लेता है, लेकिन जियान सीधे उसके मेन पार्ट पर जोर से लात मार देती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि वो सनशाइन बॉय कोई और नहीं बल्कि उसका डायरेक्टर मिस्टर गुओ है। अब इस इंसिडेंट के बारे में जियांग अपने दोस्तों को बताती है तो वो उसे डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर कंपनी में एज अ परमानेंट वर्कर बन सकती हूँ। अगले दिन जियांग इस बारे में मिस्टर गुओ से बात करती है। तब वो कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक तुम्हें ऑफिस में नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जियांग भी वादा करती है कि मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मिस्टर गुओ उसे अगले दिन अपने साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करता है और उसके लिए उसे कुछ रिपोर्ट्स बनाने का काम सौंपता है। जियांग यहाँ हॉस्टल जाने पर देखती है कि उसके पास मीटिंग में पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं है, इसलिए जियाबाओ उसे अपना सूट दे देती है। तभी वहाँ पर लैंग आती है और वो जियाबाओ के कपड़ों का मजाक बनाती है कि छे तुम्हारे कपड़े कितने भद्दे हैं। जियांग भी कह देती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर कपड़े लेती हो, लेकिन जियाबाओ अपने फादर के पैसों से खर्चा करती है। लियांग भी कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसे हैं और उसे मुझ पर पैसा खर्चा करना पसंद है, इसमें गलती क्या है। जियांग कहती है कि भले ही आज वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन कल वो तुमसे भी सुंदर लड़की के लिए तुम्हें छोड़ सकता है। अब अगले दिन जियांग मिस्टर गाओ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद बातों ही बातों में अपने कलीग से कहती है, मिस्टर गाओ ने अनपढ़ों की तरह रिपोर्ट बनाई है। और इस बात को मिस्टर गुओ पीछे खड़ा होकर सुन लेता है, इसलिए वो जियांग को मीटिंग में आने तो देता है, लेकिन उसे प्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है। मीटिंग में दूसरी कंपनी का आदमी अपने मोबाइल में वो डेटिंग ऐप ओपन करता है। तब उसे लोकेशन से पता चलता है कि सनशाइन बॉय नाम का एक यूजर ठीक उसके पास में बैठा हुआ है और उसकी उम्र 35 साल है। इस मीटिंग में मिस्टर गुओ एक लौता शख्स है जिसकी उम्र 35 साल है, इसलिए सभी उसके ऊपर शक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियांग खड़े होकर कहती है कि ये अकाउंट मेरा है जो मैंने रिसर्च करने के लिए बनाया था। इससे मिस्टर गो सबके सामने अपनी बेइज्जती कराने से बच जाते हैं और वो जियांग की इस बात से खुश होकर उसे कंपनी में परमानेंट प्लेस दे देते हैं। इधर लियांग को दिखाते हैं जो चैन से वही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें मुझसे दूसरी सुंदर लड़की दिख गई तो क्या तुम मुझे उसके लिए छोड़ दोगे। चैन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता। ये सुनकर लियांग बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे चैन के हाथों से सिगरेट की स्मेल आती है। लियांग कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, क्योंकि तुमने वादा किया था कि सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। इतना कहकर लियांग गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल पहुंचती है तभी वो एक सूट को देखती है जो टेबल पर रखा हुआ है और उस पर चाय का दाग भी लगा हुआ है। वो जियांग से इसके बारे में पूछती है। जियांग कहती है ये सूट तो जियाबाओ का है, लेकिन जियाबाओ कहती है मेरा सूट तो अलमारी में पड़ा है। इसका मतलब जियांग ने गलती से लियांग का सूट पहन लिया था। वो इस दाग को साफ करने के लिए जियांग को दे देती है कि तभी सूट से एक रिंग नीचे गिरती है, जिसे देखकर लियांग समझ जाती है कि चैन ने उसे प्रपोज करने के लिए सूट में रिंग रखी थी। फिर वो चैन के पास जाती है जो उसे एक गिफ्ट के साथ सरप्राइज करता है और उसे रिंग पहनाता है। अगले दिन जियांग ऑफिस जाकर रिजाइन कर देती है। तभी मिस्टर गो चिल्लाते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की। जियांग कहती है मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब जियांग मिस्टर गो के टेबल पर फाइल रखने के लिए नीचे गई थी तब उसे लैपटॉप की नोटिफिकेशन से पता चलता है कि मिस्टर गो ने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को फंसा के रखा हुआ है। इसी वजह से जियांग उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अब प्रेजेंट में आते हैं। लिफ्ट बंद होने से पहले जियांग मिस्टर गो से कहती है कि मैंने आपकी कंप्लेंट नहीं की, बल्कि मैंने तो सिर्फ आपकी वाइफ को इसके बारे में बताया था, शायद उन्होंने ही आपकी कंप्लेंट की होगी। रात को जब जियांग हॉस्टल जा रही होती है तभी वो लियांग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और तुरंत दोनों की फोटो भी खींच लेती है। अगली सुबह तीनों इस बारे में बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि
वो ये बात लियांग को नहीं बताएंगे। फिर तीनों जियाबाओ के छोटे भाई ड्वेन जेनेऊ का तलवारबाजी का मैच देखने जाते हैं, जिसमें वो जीत जाता है और बढ़िया तलवारबाजी करने की वजह से उसे नेशनल टीम में शामिल कर लिया जाता है। फिर जब वो हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं लियांग अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही है, इसलिए वो उसे रोककर आखिरी बार अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करते हैं। लंच के समय लियांग की उन तीनों के साथ अपने बॉयफ्रेंड चैन को लेकर बहस हो जाती है, यहाँ तक कि वो उन तीनों को बहुत बुरा भला भी कहती है। लियांग की बातें सुनकर जियांग से रहा नहीं जाता और वो उसे वो फोटो दिखाई देती है जो उसने खींची थी, जिससे लियांग को लगता है बहुत बड़ा झटका। इसके बाद जब लियांग चैन के साथ होती है तब वो फोटो दिखाकर उसे इसके बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है कि मेरे डैड ने मेरी शादी से पहले इस लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स की थी, इसलिए मुझे इससे मिलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी ये सब सही कर दूंगा। हालांकि लियान उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं होती। तब चैन गुस्से में कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम किस हाल में जी रही होती सोचो, आज तुम मेरी वजह से इतनी ऐश कर रही हो। ये सुनकर लियांग को गुस्सा आता है और वो रिंग को गाड़ी में रखकर चली जाती है। अगले दिन जियांग को पुलिंग कैपिटल नाम की एक बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी से इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आता है। वो वहाँ जाती है तो कंपनी के बाहर एक आदमी को सामने खड़ी हुई देखती है, जो सामने खड़ी हुई वेंडी नाम की लड़की की फोटो खींच रहा है, लेकिन जियान उसको पकड़कर जमकर डांट लगाती है कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। फिर जब वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ वही आदमी इंटरव्यू ले रहा है जिसे उसने डांटा था। इस आदमी का नाम मिस्टर जोहो होता है और ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। मिस्टर जोहो बिना सवाल पूछे जैंग को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए जैंग कहती है कि नीचे जो हुआ आप उसके लिए मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो और एक भी सवाल पूछे बिना मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। ये सुनकर मिस्टर जोहो उसे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब जैंग को पता नहीं होता। इधर हॉस्टल में दिखाते हैं तो शिटो गेम खेल रही होती है। तभी जियाबाओ के पास अपने फेवरेट टीवी एक्टर की कंपनी से इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और जब शिटो दरवाजा खोलती है तो अपनी मॉम को देखकर होती है शॉक्ड। फिर शिटो और उसकी मॉम कार में जाके बात करते हैं। शिटो की मॉम उसे समझाती है कि दिन भर वीडियो गेम्स खेलने से कुछ नहीं होगा बेटा, अगर तुमने कॉलेज खत्म करने से पहले अपना करियर डिसाइड नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज दूंगी। शिटो कहती है कि मैं अपना करियर गेमिंग और कॉमिक्स में बनाना चाहती हूँ माँ। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में यहाँ से चली ही जाती है कि क्या करियर बनाएगी इसमें। उधर इंटरव्यू के रिजल्ट से जियांग को पता चलता है कि मिस्टर जोहो ने वेंडी को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं किया। इस बारे में वो मिस्टर जोहो से बात करती है। तब वो बताता है कि वेंडी के पास जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी जॉब के लिए परफेक्ट है और सुबह मैं उसकी फोटो नहीं खींच रहा था बल्कि मेरी गाड़ी पे लगे स्क्रैचेस की फोटो खींच रहा था। जियांग जब कहती है कि क्या आपने वेंडी को खूबसूरत होने की वजह से जॉब दी है तो मिस्टर जोहो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। अब हॉस्टल आने पर जियांग देखती है कि सुंदर चेहरे की वजह से लियांग को भी जॉब मिल गई है, तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है कि इसे कैसे जल्दी जॉब मिल गई। लेकिन जियाबाओ उसे हिम्मत देती है और फिर से कोशिश करने को कहती है। अगले दिन जियांग वापस उसी कंपनी में जाकर लिफ्ट में मिस्टर जोहो को उसके सभी सवालों का जवाब दे देती है जो उसने इंटरव्यू में पूछे थे, और फिर इन जवाब को सुनकर मिस्टर जोहो इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर जब जियांग जियाबाओ और शिटो के साथ होती है तो वो कहती है कि तुम दोनों तो अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तो पैसा कमाने के लिए यही नौकरी है जो चली गई है। इतना कहने के बाद उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जोहो की कंपनी में वो सिलेक्ट हो गई है। दूसरी तरफ जो लड़की चैन के साथ थी उससे बात करने पर लियांग को पता चलता है कि चैन और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये जाने के बाद तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रात में जब वो तीनों हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई है। लियांग नशे में धुत है। शिटो इस सब की फोटो लेना चाहती है लेकिन जियांग मना कर देती है। फिर लियांग उन तीनों को उस लड़की की फोटो दिखाकर पूरी बात बताती है और बोलते हुए नशे में सो ही जाती है। अगली सुबह जब वो लियांग से कल रात के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने तो शराब नहीं पी थी, लेकिन हो सकता है तुम लोगों ने कोई सपना देखा होगा। अब जियांग सोचती है कि अगर कल हमने फोटो ले ली होती तो हमारे पास प्रूफ हो सकता था। इसके बाद लियांग के पास वेडिंग ड्रेस डिजाइनर का कॉल आता है और वो आज ड्रेस पिकअप करने के लिए कहते हैं। अब लियांग के जाने के बाद जियाबाओ जियांग से कॉलेज जाकर अपने भाई के साथ क्लास अटेंड करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जियाबाओ ने आज एक बड़े होटल में मीट बॉल्स खाने का प्लान बनाया है। अब जियांग जियाबाओ की जगह उसके भाई जेन्यू के साथ कॉलेज जाती है। वहीं तो लियांग को वेडिंग ड्रेस चेक करते समय चैन के साथ बिताए हुए दिन याद आने लग जाते हैं। लियांग ड्रेस की पेमेंट करने वाली होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो बात करने लग जाती है। अब वो वापस आती है तो देखती है चैन और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आए हुए हैं। लियांग छुप कर उन दोनों की बातें सुन लेती है। चैन अपनी गर्लफ्रेंड से वही बातें करता है जो उसने कभी लियांग को कही थी। इसे सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। चैन के जाने के बाद ड्रेस का पेमेंट करके वो वापस आ जाती है। पहले तो वो रास्ते में ड्रेस को फेंक देती है लेकिन फिर उसे वापस ले लेती है। उधर जियांग कॉलेज में जेन्यू के दोस्तों को उसके बचपन के झूठे किस्से सुनाती है, जिसे सुनकर उसके दोस्त जेन्यू पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। ये बात पीछे से जेन्यू भी सुन लेता है और जियांग को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो लंच पे लेके आता है। दूसरी तरफ जिया
जियाबाओ जब मीट बॉल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो टेबल न मिलने की वजह से बड़ी उदास हो जाती है। लेकिन तभी जियोंगजू नाम का लड़का खाने के लिए जियाबाओ का प्यार देखते हुए उसके साथ अपने मीट बॉल्स शेयर करता है। उसके बाद तो जियाबाओ उसके हिस्से के मीट बॉल्स भी खा लेती है, इसलिए जियोंगजू उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है। उधर ज़ेन्यू जियांग को बड़ी बहन कहकर जबरदस्ती लंच का पेमेंट उसी से करवाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने ये पैसे नए शू लेने के लिए जमा किए हुए थे। जैसे ज़ेन्यू के दोस्त चले जाते हैं, जियांग उसे गुस्से में मारती भी है। यहाँ शिटो जब अपनी गेमिंग टीम के साथ मैच खेलने के लिए जाती है तब वहाँ उनकी टीम में एक नया मेंबर आता है जिसका नाम टिडू है। शिटो और टिडू की सारी चीजें एक दूसरे से मैच भी करती हैं, नाम भी, जैसे कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी क्लास भी सेम है, यहाँ तक कि उन दोनों का मोबाइल कवर भी एक जैसा होता है। अब यहाँ जियांग और ज़ेन्यू शू लेने के लिए जाते हैं तो पैसे कम होने के कारण जियांग अपना मनपसंद शू नहीं ले पाती, फिर उसे एक सस्ता शू लेना पड़ता है। इधर जियाबाओ को जियोंगजू अपने रेस्टोरेंट में लेके जाता है, फिर उसे अपने हाथों से मीट बॉल्स बनाकर खिलाता है। दरअसल जियोंगजू को भी जियाबाओ की तरह खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो एक प्रोफेशनल कुक बनना चाहता है, इसलिए वो जब भी फ्री होता है तो इस रेस्टोरेंट में आकर खाना बनाने में लोगों की हेल्प करता है। दोनों की पसंद एक जैसी है, इसलिए वो एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ शिटो हॉस्टल जा रही होती है तभी उसके पास टिडो का मैसेज आता है। वो कहता है क्यों ना हम गेम खेलने के साथ साथ एक दूसरे के स्टडी पार्टनर बन जाए ताकि फाइनल एग्जाम को पास करना आसान हो जाए। शिटो उसके साथ स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जियांग के साथ जियाबाओ के पास जाती है जहाँ जियाबाओ उन दोनों को अपने नए दोस्त जियोंगजू से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो चारों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियाबाओ को कॉल से पता चलता है उसके फेवरेट एक्टर की कंपनी में फाइनली उसकी जॉब लग गई है। वो सभी इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर यहाँ लियांग हॉस्टल आती है। वो देखती है कि चैन ने उसके सामान से भरे हुए 2 बैग वापस भेज दिए हैं। वो उन बैग को ले जाने की कोशिश करती है लेकिन बैग भारी होने की वजह से उसका सामान वहीं गिर जाता है और उसमें चैन और उसकी फोटो भी बाहर आती है। फोटो को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा सामान डस्टबिन के पास रखकर हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन जियाबाओ, जियांग और लियांग तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शिटो बिना काम के घर पर ही बैठी होती है। फिर ऑफिस में अपने नए कलीग से इंट्रोडक्शन के समय जियांग बहुत ही इंसल्टिंग फील करती है क्योंकि उसके सभी कलीग्स बड़े बड़े फाइनेंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं और वो एक छोटे से कॉलेज से पास आउट हुई है। फिर पुलिंग कैपिटल की सीईओ यांग जियोरोंग उन सभी को ऑफिस का काम बताती है। दूसरी तरफ जियाबाओ ऑफिस में प्रेसिडेंट क्वेन से मिलती है और अपने टेबल पर काम करने लग जाती है। उधर कॉलेज में 4 सालों में पहली बार जाने पर शिटो भूल जाती है कि उसकी क्लास कौन सी है और वो किसी दूसरी क्लास में चली जाती है, लेकिन टिडो उसे मैसेज करके सही जगह बुला लेता है। दोनों पढ़ाई शुरू करने से पहले गेम भी खेलने लग जाते हैं। वहीं पुलिंग कैपिटल में सीईओ लॉटरी सिस्टम से उन सभी को अलग अलग टीम में डिवाइड करती है। जियांग के पास सबसे अच्छी टीम की लॉटरी टिकट आती है, लेकिन जब उसका कलीग रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ लॉटरी टिकट को एक्सचेंज कर लेती है। लियांग को ऑफिस में एचआर डांटती है क्योंकि उसने सही तरह से रिपोर्ट नहीं बनाई होती है। वो उसे दोबारा रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। लियांग को फिर उसके कलीग समझाती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की जगह सोशल मीडिया पर चल रहे ब्यूटी ब्लॉगर के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अपने कलीग की बात मानकर लियांग वीडियो शूट करने के लिए एक कैफे में चली जाती है। उधर जियांग और उसकी टीम को मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है और ये भी डिसाइड करना होता है कि ग्रुप का लीडर कौन होगा। पहले तो जियांग के दोनों टीम मेंबर्स में लीडर बनने को लेकर बहुत बहस भी होती है, लेकिन जियांग कहती है मैं प्रेसिडेंट जोहो को इंटरव्यू के पहले पर्सनली जानती हूँ, तो वो अपनी टीम की लीडर बनती है। साथ ही जब जियांग उन दोनों को प्रेजेंटेशन के पॉइंट बता रही होती है तो दूसरी टीम के लीडर उसकी बातों को सुन लेती है। यहाँ दिखाते हैं तो कॉल पर बात करते हुए जियाबाओ के ऑफिस का प्रेसिडेंट उसकी डायरी पर नंबर लिखने लगता है, जिसे देखकर जियाबाओ उदास हो जाती है क्योंकि इस डायरी पर जियाबाओ ने अपने सभी फेवरेट एक्टर के ऑटोग्राफ कलेक्ट करके रखे हुए थे। जियाबाओ इस बारे में जियांग को मैसेज करके बताती है, लेकिन गलती से ये मैसेज कंपनी के ग्रुप्स में सेंड हो जाता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या किया तुमने। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसको घूरता है। अब स्टाफ से सॉरी मांगने के लिए वो सभी को इम्प्रेस करने के लिए स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी सबके लिए कॉफी ऑर्डर की होती है, इसलिए सभी को प्रेसिडेंट की मंगाई हुई कॉफी ही पीनी पड़ती है और जियाबाओ की कॉफी को कोई हाथ भी नहीं लगाता। उधर लियांग को दिखाते हैं तो ये देखकर वो उदास हो जाती है कि कंपटीशन में उसके वीडियो को सबसे ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। उसकी कलीग उसे एक दूसरे ब्लॉगर का वीडियो दिखाकर समझाती है कि तुम्हें भी अपनी वीडियो को इस तरह से बनाना चाहिए। यहाँ शिटो के पास पढ़ने के लिए एक किताब भी नहीं होती, इसलिए वो टिडो के साथ नई किताबों की शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में प्रेजेंटेशन देते समय दूसरी टीम की लीडर वही पॉइंट्स यूज करती है जो जियांग ने अपनी टीम को बताए थे। जियांग की टीम का प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बाद होने वाला होता है, इसलिए उनको नए पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो शॉपिंग करके वापस आते समय शिटो जिस बस में होती है उस बस में लियांग भी होती है और वो अपना वीडियो शूट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक अनजान लड़का शिटो के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, इसलिए वो शिटो का साथ देते हुए उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला करती है और पुलिस को कॉल कर देती है।
साथ ही वीडियो के प्रूफ से पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। शिटो उसे मदद के लिए थैंक कहती है। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग एन मौके पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है और फिर उसके की पॉइंट्स को देखने के बाद जियांग के ग्रुप को इस प्रेजेंटेशन की विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इससे जियांग और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात में चारों अपने काम से आकर एक साथ डिनर करते हैं। शिटो को लियांग की केयर करता हुआ देखकर जियांग और जियाबाओ बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। शिटो उन्हें बस में हुए इंसिडेंट के बारे में नहीं बताती। फिर सभी बात करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये पहले 5 एपिसोड खत्म होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 6 से 10 तक। तो एपिसोड की शुरुआत जैंग के ऑफिस जाने से होती है। उसे पता चलता है कि उसने जो टास्क जीता था उसकी वजह से उसे रॉन्ग की टीम में शामिल किया गया है, जो कि इस कंपनी की सबसे पुरानी और काबिल एम्प्लॉय है। जैंग जब वॉशरूम जाती है तभी उसे वेंडी बताती है कि रॉन्ग जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से उसका ऑफिस के कामों में ध्यान ही नहीं है, इसलिए कंपनी ने उसे बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया है। ये जानकर जियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो रॉन्ग के पास जाती है तो वो उसे ढेर सारे ईमेल से कुछ जरूरी कंपनीज के बिजनेस की समरी तैयार करने को कहती है। अब जियांग भी सभी ईमेल्स को पढ़ने लग जाती है। ऑफिस का पूरा स्टाफ जा चुका होता है, लेकिन जियांग का काम खत्म नहीं हो रहा होता है। रात को देरी से काम पूरा करके जियांग हॉस्टल लौट आती है। तभी उसे अपने पास के रूम में रहने वाली लड़की वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें लियांग ने शिटू को बस में हरासमेंट से बचाया था। फिर वो शिटू को एक क्लिप दिखाती है। लियांग कहती है कि मैंने ही इस वीडियो को शूट करके ऑनलाइन अपलोड किया है ताकि इसे देखने के बाद लड़कियों को बुरे लोगों के साथ लड़ने में हिम्मत आ पाए। लेकिन शिटू पता नहीं उसे वीडियो डिलीट करने को क्यों कहती है। लेकिन जियांग तो बीच में अड़ जाती है और जियाबाओ को वीडियो डिलीट करने ही नहीं देती। वो चाहती है कि लड़कों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, मतलब जो इस तरह का काम करते हैं वही लड़के। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जियाबाओ को उसका प्रेसिडेंट एक एक्ट्रेस का असिस्टेंट बनाकर बिजनेस ट्रिप पर भेजता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता है कि जियाबाओ इस एक्ट्रेस के खराब बिहेवियर से परेशान होकर नौकरी जल्दी छोड़ देगी। उधर जियाबाओ के भाई को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन कोच ने उसकी जगह ये मौका दे दिया है मोजी नाम के एक दूसरे लड़के को, जो जैन्यू से भी ज्यादा समय से तलवारबाजी कर रहा है। लेकिन फिर भी जैन्यू उससे अच्छी तलवारबाजी करता है, इसलिए अब जैन्यू उसे चैलेंज देता है और कहता है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही नेशनल टीम में खेलेगा। इस मुकाबले को जैन्यू जीतता है, लेकिन फिर भी कोच उसकी जगह मोजी को ही सिलेक्ट करता है। बेचारा जैन्यू बहुत ही उदास हो जाता है कि क्या किस्मत है मेरी। अगले दिन लियांग के ऑफिस में सभी को उस वीडियो के बारे में पता चल जाता है जिसमें लियांग ने उस लड़के को पकड़वाया था, और इसी वीडियो की वजह से लियांग के बॉस को एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है। फिर लियांग देखती है कि उसका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, उस पर भर भर के कमेंट्स आने लग जाते हैं। उधर जियाबाओ को उसके कलीग से पता चलता है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में शिटू को लोग बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि लियांग ने गलती से उसे इस तरह से एडिट कर दिया था कि उसमें ऐसा लग रहा है कि शिटू उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं बोल रही और चुपचाप खड़ी है। खैर, तभी जियाबाओ के प्रेसिडेंट के पास वो एक्टर क्वेंग आकर कहती है, आगे से जियाबाओ ही मेरी असिस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। ये सुनकर प्रेसिडेंट होता है शॉक, क्योंकि उसे तो लगा था कि जियाबाओ के खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक्ट्रेस उससे नाराज हो जाएगी। अब यहाँ जियांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत शिटो के पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी रॉन्ग उसे रोक कर कहती है कि पूरा काम करके ही जाना। एक तरफ शिटो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा होता है, वहीं लियांग को उसकी बहादुरी और सुंदर चेहरे की वजह से लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ ही उसे बहुत सारी कंपनीज से कोलैबोरेशन करने के लिए और फेस मॉडल बनने की रिक्वेस्ट आई जा रही है। यहाँ जियांग अपना काम खत्म करके लियांग के ऑफिस जाती है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। लियांग कहती है कि पहली बात, मैंने तुम्हारे कहने से वीडियो नहीं बनाई, और इसके वायरल होने के बाद मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी। उधर शिटू को भी पता चल चुका है कि उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल रखती है। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में मोजी, भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन स्किल के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो यार, इसलिए मैंने कोच से बात करके मेरी जगह तुम्हें नेशनल टीम में भेजने का डिसाइड किया है। अब रात को लियांग देखती है कि सबके सो जाने के बाद शिटो उस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ रही है जिसमें उसे गालियां मिल रही है। अगले दिन लियांग को उसके वायरल वीडियो की वजह से 5000 येन के बदले एक कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उधर शिटो के हरासमेंट का वीडियो उसकी मॉम देख लेती है और अपने एम्प्लॉय को भेजकर शिटो को तुरंत ऑफिस बुलाती है, लेकिन तब तक वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। शिटो आने पर मॉम के कंप्यूटर पर देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसे कपड़े ऑर्डर किए हैं जिनसे पूरी बॉडी कवर रहती है। इसी बीच उसकी माँ भी आ जाती है। शिटो उनसे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हम बुरे लोगों को तो नहीं रोक सकते, इसलिए हमें खुद की सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि बेटे छोटे ना हो। शिटो ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि मैं अब लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का शौक चेंज क्यों करूं। शिटो को तो लगा था कि वीडियो के बारे में पता चलने पर उसकी मॉम उसे इमोशनल सपोर्ट देगी, लेकिन वो उल्टा
उसकी गलती निकाल रही है। शिटू तो नाराज होकर वहां से सीधे चली आ जाती है। उधर पुलिंग कैपिटल में रॉन्ग प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन के बाद छुट्टी लेने वाली है ऑफिस से, इसलिए उसकी जगह पर एक जूडी को अपॉइंट करने वाले हैं। जियांग और जूडी पहले दिन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये बात प्रेसिडेंट जोहो को पसंद ही नहीं आती। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट जोहो जियांग को बुलाकर कहता है कि तुमने जिस कंपनी के फाइल की समरी बनाकर रॉन्ग को दी थी वो 2 साल पहले ही बैंकरप्ट हो गई है। जोहो उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी। उधर जियाबाओ अपनी एक्ट्रेस क्वेंग को खुश करने के लिए बिजनेस ट्रिप में फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट बुक करवाती है, उसे 5 स्टार होटल में डिनर करवाती है, फिर स्पा और ऑयल मसाज भी करवाती है, ताकि वो इसके बदले सोशल मीडिया पर क्वेंग से शिटो के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट करवा सके। पहले तो क्वेंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जियाबाओ के रिक्वेस्ट करने पर वो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी ओर शिटो को उसके सभी गेमिंग ग्रुप से निकाल दिया जाता है और जब वो गेमिंग एरिया में जाती है तो देखती है कि टिडाओ के अलावा बाकी सब उसे छोड़कर चले गए हैं। ये बात शिटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो बेचारी चली जाती है वहां से। इसके बाद शॉपिंग करते समय जियाबाओ देखती है कि क्वेंग ने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें वो लियांग का सपोर्ट और शिटो को क्रिटिसाइज कर रही है। जियाबाओ ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। रात को शिटो जब हॉस्टल आती है तब उसने अपने बालों का कलर पिंक किया हुआ होता है। जियाबाओ उसके बारे में पूछती है तो वो उस पर चिल्लाते हुए सोने के लिए चली जाती है, मतलब कुछ नहीं कहती। अगली सुबह शिटो के रूम से जाने के बाद जियांग जियाबाओ से कहती है कि भले ही बाहर ऐसा लगता है कि शिटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो पक्का है कि अंदर ही अंदर ये बात उसके दिमाग को खाई जा रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में एक लड़का चुपके से शिटो के बालों की फोटो खींचकर उसे अपलोड कर देता है। फिर टिडाओ वहां आता है तो शिटो उसे अपने पास नहीं बैठने देती। कुछ देर के बाद सारी क्लास को सोशल मीडिया पर ये फोटो दिखाई देती है तो वो शिटो को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। टिडाओ को तो इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को डांट कर उसके मोबाइल से फोटो को डिलीट करवा देता है। अब टिडाओ शिटो को बाहर लाकर उसको एक कार्ड देता है जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो लियांग ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा रही है, तभी ब्रांड मैनेजर बातों ही बातों में उस वीडियो को लेकर शिटो की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर लियांग को काफी गुस्सा भी आता है। वो मैनेजर से काम करने के लिए मना कर देती है और मैनेजर कहता है कि अगर तुम बीच में फोटो शूट छोड़कर चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 10,000 येन देने पड़ेंगे। लियांग फिर पैसे देने के लिए मान जाती है। अब रात में शिटो टिडाओ ने जो कार्ड दिया था उसको देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है, यानी कि अब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। उधर लियांग को भी समझ में आ गया है कि उसके वीडियो की वजह से शिटो को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो इस बारे में अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी भी उसे अपनी गलती मानने की एडवाइस देती है। अब यहाँ शिटो जहाँ भी बाहर जाती है उसे ऐसा ही लगता है कि सभी लोग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। इस कारण वो उदास होकर जब वापस हॉस्टल आती है तो देखती है कि जियाबाओ और जैंग ने उसे एक कंपनी देने के लिए बालों पर पिंक कलर की विग पहन ली है। अपने दोस्तों का प्यार देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ज़ेनियो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर कोच उसे मैच होने तक आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जियांग शिटो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, ना ही वो उसका फोन उठाती है। इसलिए जियांग, जियाबाओ और लियांग उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढते हैं, लेकिन शिटो तो टिडाओ के साथ ज़ेनियो का तलवारबाजी का मैच देखने के लिए आई है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो जियांग के मिस्ड कॉल को देखकर वापस उसे कॉल करके बता देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लियांग देखती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 700 येन है और 10,000 येन की पेनल्टी भी भरनी है, लेकिन वो अपनी पहली वाली नौकरी छोड़ चुकी है और अब वो पैसे कमाने के लिए शॉपिंग मॉल में सामान बेचने का काम करती है। काम खत्म होने के बाद लियांग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप से अलग अलग तरीके की लिपस्टिक को ट्राई करने के बहाने उनकी फोटो खींचकर अपने पेज पर डाल देती है, जिससे उसके फॉलोवर्स बढ़े। हर कोई यही कर रहा है आजकल। उधर जियाबाओ और जियांग जाकर बस कंपनी के ऑफिस से उस दिन एक्सीडेंट का ओरिजिनल वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि शिटो लियांग का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं। फिर रात को 12 बजे शिटो और जियाबाओ जियांग को बर्थडे विश करते हैं। अब अगले दिन जियांग को बेकरी में फ्री में बर्थडे केक दिया जाता है, जिसे वो ऑफिस के फ्रिज में रख लेती है। फिर उसे पता चलता है कि आज रॉन्ग का भी बर्थडे है। इधर जियाबाओ को प्रेसिडेंट डांटता है क्योंकि उसने क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से अब कंपनी के साथ काम करने वाली सभी एक्ट्रेस इस तरह के ट्रीटमेंट की डिमांड करने लगी है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट मिला है उसका खर्चा कौन भरेगा। जियाबाओ कहती है वो तो मैंने ऑलरेडी खुद मेरे पैसों से भर दिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है क्योंकि जितनी जियाबाओ की एक महीने की सैलरी है उससे भी ज्यादा उसने एक दिन में खर्च किया है। दरअसल जियाबाओ का फैमिली बैकअप बहुत अमीर है, मतलब उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और इसलिए वो बहुत उड़ाती है पैसे। इसके बाद जियाबाओ ऑफिस के काम से मॉल जाती है तो वो लियांग को देखती है जो लिपस्टिक बिना खरीदे ही यूज कर रही है और इसका वीडियो जियाबाओ बना लेती है और उसको बनाकर सीधे जियांग को भेज देती है। हाँ दोस्त, करते ही ऐसा है। अब लंच टाइम
होने पर जियांग देखती है कि प्रेसिडेंट जोहो उसका केक खा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है ये मेरा बर्थडे केक है। तो जोहो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब वो अपने केबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसका केक वहां रखा हुआ है जो सुहेंग खा रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि बेटा आगे ऐसा करने से पहले बता देना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। अब उधर जियांग लियांग को अब ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो लिपस्टिक वाला वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें वो बस वाला जो एक्सीडेंट था उसकी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करनी होगी, समझी। और उसके बिना कुछ कहे लियांग वीडियो अपलोड करने के लिए मान जाती है। अब जियांग जब वापस ऑफिस जाती है तभी रोंग उसे बर्थडे विश करती है और गिफ्ट देकर केक कट करती है। अब यहाँ जोहो रोंग और जूडी से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सुनता है और जब उसे पता चलता है कि रोंग का प्लान जियांग ने बनाया है तो वो उसे ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है। अब जूडी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था। हॉस्टल जाने पर जियांग और जियाबाओ शिटो को बताते हैं कि लियांग की वीडियो डालने के बाद जो लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे थे वो अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने भी तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो पोस्ट किए हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों जहनियों के साथ जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर लियांग अपने क्रेडिट कार्ड से ब्यूटी कंपनी के मैनेजर को 10,000 येन की पेनल्टी चुका देती है। अगले दिन जियांग, जियाबाओ और शिटो जैनियो के नेशनल टूर्नामेंट के मैच को देखने के लिए जाते हैं। पहले तो जैनियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इस मैच को जीतने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट राउंड में उसके हाथ पर जोर से तलवार लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो लास्ट राउंड में हार जाता है। अगले दिन देखते हैं कि जियांग की मॉम शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आई हुई है और वो जियांग के लिए गुची का बैग लेकर आती है जिसको देखकर जियांग बहुत खुश होती है। जब वो हॉस्टल में आती है तो देखती है जियाबाओ के पास भी सेम बैग है जो उसने अपनी दोस्त की शॉप से खरीदा था। अब शिटो वहां पर आती है और कहती है मेरी मॉम ने भी एक बैग भेजा है लेकिन उसमें सिर्फ किताबें भरी हुई है। अगले दिन ऑफिस में जियाबाओ का बैग देखकर सभी उसे रिच डॉक्टर कहते हैं, इसलिए जियाबाओ अपना बैग ही नीचे रख लेती है। उधर जियांग अपने नए बैग के साथ फोटो ले रही होती है तभी वहां पर रोंग आकर बताती है कि जियांग पहली इंटर्न है जिसका प्लान पास हो गया है और उसे प्रोजेक्ट मोसेक के लिए प्रेसिडेंट ली से मीटिंग में मेरे साथ जाना होगा। दूसरी तरफ लियांग को उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक लड़के को दे दिया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, इसलिए एक बार तुम उससे मिल लो और आगे तुम्हें वो पसंद आ जाए तो डेट कर लेना। वहीं जियांग मीटिंग करने के लिए रोंग का वेट कर रही होती है, लेकिन रोंग चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई है और उसे वापस आने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए जियांग रोंग के नाम से प्रेसिडेंट ली से मीटिंग करती है और कैसे भी करके उसे डील करने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। उधर जियाबाओ अपने कलीग को झूठ कहती है कि मेरा बैग ओरिजिनल नहीं है, फिर वो उनकी तरह नॉर्मल दिखने के लिए साइकिल भी चलाती है। यहाँ जियांग के काम से रोंग बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन जियांग अपनी मॉम के पास जाती है जो एक पुरानी होटल में रुकी हुई है। शादी में जाते समय जियांग को उसकी आंटी मिलती है जिसका नाम सन होता है। उसके सामने जियांग की मॉम ऐसे दिखावा करती है जैसे वो खानदानी अमीर हो और इसमें जियांग भी उनका साथ देने के लिए अपने गुची के बैग से शो ऑफ करती है। फिर हॉस्टल आने के बाद जियांग अपने और जियाबाओ के बैग को ध्यान से देखती है, तब उसे पता चलता है कि दोनों बैग में स्ट्रैप का कलर अलग अलग है, यानी कि इनमें से कोई एक बैग तो नकली है। जियाबाओ तो बहुत ही अमीर है इसलिए वो हमेशा ओरिजिनल चीज ही खरीदती है, इसलिए जियांग को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे खुश करने के लिए नकली गुची का बैग लिया है। अब जियांग जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताती है कि ज़ेन्यू के हाथ की सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो आगे से तलवारबाजी नहीं कर सकता। जियांग अंदर जाके ज़ेन्यू से कहती है तुम उदास मत हो, भले तुम राइट हैंड से तलवारबाजी नहीं कर सकते लेकिन तुम लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हो। ज़ेन्यू उस वक्त बहुत ही उदास होता है, इसलिए वो जियांग को जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसका बात करने का मन नहीं है। फिर जियांग ऑफिस जाती है तो जूडी बताता है प्रेसिडेंट ली ने डील करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चला है कि उस दिन रोंग की जगह तुम मीटिंग कर रही थी। अब अगले दिन जियांग जब मॉम को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है तब वो कहती है मॉम आप अगर ओरिजिनल बैग अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो डुप्लीकेट बैग देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये बैग गुची के शोरूम से ही लिया है बेटा, तो ये नकली नहीं हो सकता। उदास मन के साथ जियांग उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ जाती है। उधर शिटू जब अपनी मॉम की भेजी हुई किताबों को पढ़ती है तो उसे किताब में जगह जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हुए दिखाई देते हैं। वो राइटिंग देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही पॉइंट को लेकर हाईलाइट किया है ताकि बेटी को आसानी से समझ में आ जाए। अब शिटू ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी मॉम उसकी कितनी परवाह करती है। फिर वो मॉम से मिलने के लिए घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, इस वजह से वो वापस हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट जोहो जियांग और रोंग को उनकी गलती के बारे में पूछने के लिए बुलाता है, तब रोंग सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और जियांग को बचा लेती है। फिर जियांग के पूछने पर रोंग कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए किया है। उधर लियांग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो बेटी। फिर जियाबाओ जियांग को बताती है मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ कर लेके चली गई है क्योंकि वो असली के नाम से नकली गुची बैग बेचता था, यानी
यानी कि जियाबाओ का बैग नकली है और जियांग को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो बैग है वो असली है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करके उनसे माफी भी मांगती है कि मॉम सॉरी। उसकी मॉम कहती है मैं नया अपार्टमेंट लेने के लिए अब नाइट ड्यूटी करने वाली हूँ। अपनी मॉम का प्यार देखकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट जोहो और रोंग माफी मांगने के लिए प्रेसिडेंट ली के ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ली फिर भी नहीं मानता। उधर ऑफिस में जुड़ी जैंग को कहती है तुम्हें खुद जाकर प्रेसिडेंट ली से माफी मांगकर उस दिन जो भी हुआ उसे समझाना चाहिए। अब जियांग ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करती है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चले जाते हैं। अब यहाँ जियांग अपनी प्रॉब्लम ज़ेन्यू को बताती है, उससे वो कार भी मांगती है। ज़ेन्यू कार देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों आपस में एक प्रॉमिस करते हैं, अगर जियांग प्रेसिडेंट ली को मनाने में कामयाब हो जाती है तो ज़ेन्यू फिर से तलवारबाजी करना शुरू कर देगा। यहाँ शिटो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर चले जाती है, जहाँ डिनर के समय उसकी मॉम उससे टिडाओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। फिर उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के कॉल आने पर बाहर चले जाती है। शिटो अपने पुराने गेमिंग कंसोल से खेलने लगती है, जो शिटो को उसके डैड ने गिफ्ट किया था, लेकिन पुराना होने की वजह से वो अब सही तरीके से काम नहीं करता। शिटो इस गेमिंग कंसोल की जगह नया नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये उसके दिल के बहुत ही करीब है। दूसरी ओर एक्ट्रेस क्वेंग जियाबाओ से कहती है मुझे मीट बॉल्स खाने हैं। जियाबाओ देखती है कि किसी भी ऑनलाइन साइट्स पर मीट बॉल्स अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए वो जियोंग को कॉल करके मीट बॉल्स मंगा लेती है। अगले दिन जियांग ज़ेन्यू के साथ कार में प्रेसिडेंट ली को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए पूरे दिन उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करते। रात को जब ली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी ली के दोस्त उसे ज्यादा शराब पिलाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी चुका होता है, इसलिए जियांग उसकी ड्रिंक्स खुद पी लेती है ताकि वो उसके दोस्तों को खुश कर पाए। अब बाहर जाते समय ली जियांग से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। जियांग को नशे में धुत देखकर ली तो जाने ही लगता है। अब ज़ेन्यू जोर से जियांग को थप्पड़ मारता है, जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वो नशे की हालत में कैसे भी करके ली को एक्सप्लेन कर देती है। इसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देने के बारे में जरूर सोचकर बताऊंगा। अगले दिन शिटो को उसका गेमिंग कंसोल कहीं पर मिल नहीं रहा होता है। फिर एक सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने आपकी मॉम के कहने पर घर से सारा पुराना सामान फेंक दिया है। शिटो उदास हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी चीज थी उसके पापा की। उधर जियांग ली को जोहो के पास जाते हुए देखते हैं और ये बात वो ज़ेन्यू को बताती है। ज़ेन्यू भी अपने वादे को पूरा करने के लिए नई तलवार लेने के लिए जाता है। मीटिंग में ली जोहो के साथ एक डील तय कर लेता है। अब ली के जाने के बाद जोहो रोंग को बुलाकर उसे कंपनी से छुट्टी देने के बहाने निकाल देता है, क्योंकि उसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बाहर वेंडी जैंग को बताती है कि प्रेसिडेंट ली के बेटे का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहाँ किसी भी स्कूल ने उनका एडमिशन नहीं किया, इसलिए जोहो ने स्कूल वालों से बात करके उसका एडमिशन करवाया। इसी वजह से जोहो और ली दोस्त बन गए और उन्होंने डील फाइनल कर ली। उधर प्रेसिडेंट जोहो जूडी को भी कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि जूडी ने ही प्रेसिडेंट ली को मेल करके जियांग के बारे में बताया था। दूसरी ओर शिटो जब अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसकी मॉम उसे वही पुराना गेमिंग कंसोल देती है जो उन्होंने रिपेयर करने के लिए भेजा था। अपने डैड के दिए हुए गेमिंग कंसोल को देखकर शिटो बड़ी खुश होती है। खाना बीच में छोड़कर उससे खेलने लगती है। उसकी मॉम भी उसके साथ खेलती है। काफी अच्छा माहौल हो जाता है। रात को यहाँ डिनर करते समय ज़ेन्यू जैंग को अपनी नई तलवार दिखाता है, जो उसने अपने लेफ्ट हैंड के लिए बनवाई है। फिर जियांग कहती है कि मैंने जियाबाओ को तुम्हारे हाथ के बारे में बता दिया है। ये सुनकर ज़ेन्यू उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो अब टेंशन करेगी, लेकिन जियाबाओ आ जाती है और जोर जोर से रोते हुए ड्रामा करती है, लेकिन जियांग मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जियाबाओ जब ऑफिस जाती है, तब प्रेसिडेंट क्वेन उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसने एक्ट्रेस क्वेन को जो मीट बॉल्स खिलाए थे उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस हो गए हैं और वो अब 3 हफ्तों तक शूट नहीं कर सकती। उधर लियांग को एक इन्फ्लुएंसर लीला अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। लियांग वहां जाकर पार्टी एंजॉय करती है और इन्फ्लुएंसर के साथ फोटो क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 11 से 15 तक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद जियाबाओ अगले दिन सुबह होने पर बियर पीने लग जाती है। फिर उसका साथ देने के लिए शिटो भी आ जाती है। जियाबाओ बताती है कि थोड़े दिन बाद मेरे फेवरेट एक्टर यूली का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन उस कॉन्सर्ट की टिकटें बिक चुकी हैं, पर ये बियर कंपनी कुछ लकी विनर के लिए टिकट्स देने वाली है, इसलिए मैं बियर के कैन पर लगे QR कोड को स्कैन कर रही हूँ ताकि मुझे कॉन्सर्ट की टिकट मिल पाए। उधर ऑफिस में जियांग का कलीग उसे बताता है कि रोंग के चले जाने के बाद अब प्रोजेक्ट मॉसिक को डॉक्टर चैन हैंडल करने वाले हैं। वो इतने काबिल हैं कि कंपनी के लोग उन्हें जूनियर जोहो भी कहते हैं और अब जैंग भी उनके अंडर ही काम करने वाली है। दूसरी तरफ ढेर सारे कैन खाली करने के बाद फाइनली जियाबाओ कॉन्सर्ट की टिकट जीत जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पुलिंग कैपिटल में भले ही 2 प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सारा कामकाज मिस्टर जोहो संभालते हैं,
क्योंकि सुहेंग तो दिन भर गेम खेलता रहता है। वहीं जब एक बिजनेस ट्रिप के लिए जोहो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो वो अपनी जगह पर जियांग को उसके साथ अपॉइंट कर देता है। उधर लियांग को इलिया एक लिपस्टिक एड का ऑफर देती है और उसे एड के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। यहाँ लाइब्रेरी में टिडाओ शिटो को पढ़ाई करता हुआ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से बिना गेम खेले हुए सिर्फ पढ़ाई कर रही है। टिडाओ उसे घूमने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और मना कर देती है। अगले दिन जियांग और जोहो बिजनेस ट्रिप के लिए बीजिंग शहर जाते हैं, जहां वो एक 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। जियांग पहली बार इतनी महंगी होटल का रूम देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जोहो उसे कहता है कि तुम्हारा रूम पास वाले सस्ते होटल में बुक किया हुआ है। ये सुनकर उसकी सारी खुशी चली जाती है। रात को ये दोनों वंडरफुल शॉप नाम की कंपनी के सीईओ, जिसका नाम डाली है, उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए जोहो को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन डाली इस जगह को चूज करने के लिए जियांग की तारीफ करती है। डाली एक यंग एज गर्ल है और वो रेस्टोरेंट के सभी हॉट और हैंडसम आदमियों को देखकर उन्हें 10 में से रेटिंग देती है। वो जोहो को 5.6 की रेटिंग देती है। जब जोहो उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, वो कहती है कि खाने के समय सिर्फ हॉट लड़कों की बात करनी चाहिए बस। अब जियांग उससे दोस्ती करने के लिए जेन्यू की फोटो दिखाती है और उसे देखते ही डाली हो जाती है इम्प्रेस। उधर लियांग जब इलिया से प्रपोजल के बारे में बात कर रही होती है तो जियाबाओ उसकी बात सुन लेती है और कॉल कट होने के बाद वो लियांग से कहती है, तुम्हें अपने प्रपोजल आइडिया पर कॉपीराइट वाटरमार्क लगा देना चाहिए ताकि इलिया बिना परमिशन के इसे यूज न करे। लेकिन लियांग कहती है कि इलिया मेरी दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। दूसरी तरफ डिनर के बाद दिखाते हैं तो डाली उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब जियांग डाली की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, इसलिए जोहो जियांग को कुछ सवाल बताता है, जिसका जवाब उसे डाली से बातों ही बातों में निकालना होता है। वहीं हॉस्टल में शिटो पहले अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर उनके लेक्चर सेशन में जाती है। जाहो की स्पीच सुनने के बाद शिटो उसको 1 स्टार देती है। उधर लियांग का प्रपोजल इलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे दूसरा प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। कुछ घंटों तक यहाँ लेक्चर सुनने के बाद शिटो जाहो से पूछती है कि आप अपने पार्टनर को कैसे खुश रखेंगे। इस सवाल पर जाहो जो जवाब देता है उसे सुनकर शिटो को बिलीव हो जाता है कि उसकी मॉम के लिए जाहो बेस्ट है और इसलिए वो उसे 5 स्टार देती है। लेक्चर खत्म होने के बाद टिडाओ वहाँ पर रेनकोट लेकर आता है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। दोनों एक जैसे कोट पहनकर बारिश में नाचते हुए जाते हैं। उधर जियांग ड्रिंक करते हुए डाली से जोहो के बताए हुए सवालों के सारे जवाब निकाल रही होती है, लेकिन जोहो इन दोनों से परेशान होकर सो ही जाता है। पार्टी के बाद जोहो नशे में धुत जियांग को अपने रूम में सुला देता है और जब जियांग की आंख खुलती है तो जोहो उस पर कंबल फेंक कर चला जाता है। अगले दिन यहाँ लियांग को पता चलता है कि इलिया ने उसके प्रपोजल आइडिया को चुराकर लिपस्टिक कंपनी के साथ एड शूट कर लिया है और वो भी उससे परमिशन लिए बिना। हाँ, उधर डाली के ऑफिस जाते समय जोहो जियांग से उसके सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन नशे में होने के कारण जियांग को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ऑफिस पहुंचने पर वो देखते हैं कि डाली ने सिर्फ हैंडसम लड़कों को काम पर रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मार्केटिंग मैनेजर भी बहुत हैंडसम होता है। जोहो देखता है कि डाली अपने मैनेजर को बिना किसी एप्लीकेशन के छुट्टी दे रही है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ लियांग इलिया से प्रपोजल कॉपी करने की शिकायत करती है। तब इलिया उसे इस प्रपोजल के बदले यूली की कॉन्सर्ट की टिकट देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी परछाई बनकर इस तरह प्रपोजल लिखती रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी कमाई का 20% दूंगी। लेकिन लियांग उसके इस जॉब ऑफर को ठुकरा देती है और प्रपोजल आइडिया के बदले टिकट लेकर चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल जाती है तो देखती है जियाबाओ जोर जोर से रो रही है क्योंकि उसकी टिकट कैंसिल हो गई है। शिटो के जाने के बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, इलिया ने मेरा आइडिया चुरा लिया है। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए अब हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तुम मेरी एजेंट बन सकती हो। पहले तो जियाबाओ उसके लिए मना कर देती है, लेकिन लियांग उसे यूली के कॉन्सर्ट की टिकट का लालच देती है तो वो मान जाती है। उधर बीजिंग में जोहो खुद रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जियांग को डाली की फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि इनका सामान कितना ज्यादा बिकता है। अब यहाँ हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियाबाओ टिकट जल्दी लेने के लिए जियांग को एक ब्यूटी क्रीम के एड का ऑफर ला कर देती है और एड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लियांग उसे टिकट देती है। तभी वहाँ पर शिटो भी आ जाती है जो जियाबाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने वाली है ताकि वो मिस्टर जाहो को यानी कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को ज्यादा सुंदर दिखाई दे। लेकिन जियाबाओ पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है क्योंकि यूली का कॉन्सर्ट कुछ घंटों के बाद ही शुरू होने वाला है।
फिर लियांग शॉप से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने जाती है जिसका उसे एड प्रमोशन करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इस वक्त वो स्टॉक में भी नहीं है। इसलिए लियांग वहां से जाने लगती है कि तभी उससे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं और जब वो उन्हें अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ के छोटे किस्से सुना रही होती है तभी शॉप में काम करने वाली लेडी कहती है हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक वापस आ गया है। अब लियांग को मजबूरी में अपने दोस्तों के सामने इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब हॉस्टल जाते समय लियांग अपने क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। उधर जियांग पूरे दिन आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड बनाकर जोहो को देती है जिससे वो काफी इंप्रेस होता है। अब अगले दिन जोहो फाइनल मीटिंग के लिए डाली के ऑफिस गया हुआ है और जियांग होटल में सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पास पुलिंग कैपिटल से किसी का कॉल आता है जिससे वो परेशान हो जाती है। भागते हुए वो बीच मीटिंग में जाकर जोहो को साइड में लाकर बताती है कि डाली खानदानी अमीर है और उसकी फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस की बहुत बड़ी कंपनी चलाती है। फिर वो एक ऑनलाइन न्यूज बताती है जिसमें बताया होता है कि डाली ने पैसों से अपनी कंपनी के सभी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है। ये न्यूज देखने के बाद जोहो डाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेता है। डाली कहती है कि ऑनलाइन न्यूज के बारे में पता होने के बाद भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। जोहो कहता है कि तुम कभी भी पैसों से सामान लेकर आने वाली गाड़ियों के रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती और रात में जियांग के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन तुम्हारा काम पर आना तुम्हारी डेडिकेशन के बारे में दिखाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मार्केटिंग डायरेक्टर से बात की, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले सभी हैंडसम लड़कों के पास एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन है और वो कंपनी के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ कंपनी कभी भी छोटी नहीं हो सकती। जोहो की रिसर्च के बारे में जानकर जियांग और डाली अब शॉक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा रिसर्चर है। अब मीटिंग के बाद एयरपोर्ट जाते समय जैंग जोहो से कहती है कि मैं डायरेक्टर चैन की जगह आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इस पर जोहो कोई रिप्लाई नहीं देता। यहाँ दिखाते हैं तो शिटू अपनी मॉम को नए कपड़े देती है और इनडायरेक्टली उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है जिससे वो मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है। शिटो फिर उनको देखकर मुस्कुराती भी है कि बहुत तेज हो रही हो मम्मी। इसके बाद रात को जियाबाओ और लियांग खाना खाने के लिए जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। तब जियाबाओ को पता चलता है कि जियोंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करने के लिए काम से छुट्टी लेता था और अब वो फुल टाइम इसी रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करता है जो कि उसे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस बारे में जियोंग ने अपने फादर को कभी नहीं बताया। अब जियाबाओ वापस आने पर देखती है कि जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है, लेकिन जियाबाओ ने अभी तक इन दोनों को लियांग के एजेंट होने के बाद के बारे में नहीं बताया। उधर ज़ेन्ह्यू अपने सभी दोस्तों को अपना मेंबरशिप कार्ड देकर पार्टी करने के लिए भेज देता है और रात भर अकेला तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लेफ्ट हैंड से तलवार पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब ज़ेन्ह्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी जियांग उसके पास आकर कहती है मेरी पहली बिजनेस ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जियांग के जाने के बाद ज़ेन्ह्यू का सीनियर मोजी उससे जैंग की वीचैट आईडी मांगता है और इसके बदले वो उसे 3 महीने तक पर्सनल ट्रेनिंग देने का वादा भी करता है। फिर ज़ेन्ह्यू भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जियांग शिटो को बताती है कि उसकी कंपनी में जोहो के असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और वो इसके लिए अप्लाई करने वाली है। असिस्टेंट बनने के सपने से जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसे एचआर बुलाता है कि विंडी बीमार हो गई है इसलिए वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी और उसकी जगह अब जियांग को रिसेप्शनिस्ट का काम करना पड़ेगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट से बात करने के बाद लियांग को बताती है कि उन्हें अलग अलग आउटफिट में तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके लिए लियांग मान जाती है, लेकिन फिर जियाबाओ उसे इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहती है जो कुछ दिन के बाद होने वाला है। इस पर लियांग मना करके चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल में जोहो अपने लिए असिस्टेंट की हायरिंग के जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट सुहेंग के फादर ने भेजा है, लेकिन जोहो कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से उसे जॉब नहीं देता। वहीं जब शिटो टिडाओ के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में होती है वो देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ घूम रहा है। इस बारे में वो जियांग को बताती है तो वो उसे ये बात अपनी मॉम को इनडायरेक्ट तरीके से बताने की एडवाइस देती है। अगले दिन जब जियांग असिस्टेंट की जॉब के लिए अपना सीवी जोहो के पास लेकर जाती है तो वो उसे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद जोहो से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि सुएंग का फादर है, लेकिन जियांग को इस बारे में पता नहीं होता इसलिए वो उसे इंतजार करने के लिए कहती है। फिर ऑफिस का एक एम्प्लॉय उन्हें जोहो के पास लेके जाता है और जब सुहेंग को पता चलता है कि उसके फादर आए हुए हैं तो वो गेम खेलना छोड़कर काम करने का दिखावा करने लगता है। सुहेंग के फादर इस बात से नाराज होते हैं कि जोहो ने उनके भेजे हुए आदमी को नौकरी देने से मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस भी होती है। फिर जब वो बाथरूम के लिए जाते हैं तो जियांग उन्हें फिर से रोक लेती है। ये देखकर जोहो बड़ा खुश होता है और उनके जाने के बाद जोहो जियांग से कहता है कि अगर तुम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आओगी तो मैं
मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूंगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट के कहने पर अलग अलग आउटफिट में लियांग के फोटो क्लिक करने लग जाती है और यहाँ शिटो अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड का सच बताने के लिए एक डायरी में सारी बातें लिखकर उन्हें देने के लिए जाती है। लेकिन जब उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि आज उसकी मॉम बहुत गुस्से में है तो वो डायरी लेकर वापस आ जाती है। फोटोशूट के बाद लियांग को जब पता चलता है कि जियाबाओ ने क्लाइंट को फ्री में फोटो दिए हैं तो वो उस पर गुस्सा करती है कि फ्री में क्यों बांट रही हो और पेमेंट लेने के लिए क्लाइंट के पास चली जाती है। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि लियांग ने एड वीडियो में उसकी कंपनी का नाम गलत लिया था, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे। लेकिन जियाबाओ ने इस गलती की भरपाई के लिए उन्हें फ्री में फोटोज देने का वादा किया था और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए जियाबाओ ने लियांग को इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहा था। जियाबाओ बहुत ही केयरिंग है। ये जानकर लियांग जियाबाओ के काम से बड़ी इंप्रेस होती है और गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो रात भर जगकर एग्जाम की सारी तैयारी करती है और अगले दिन एग्जाम देने के लिए भी जाती है। उधर शिटो जाहो का पीछा करते हुए जाती है तो उसे रेस्टोरेंट से कस्टमर इन्फॉर्मेशन देखने पर पता चलता है कि जाहो ने शादी की हुई है और जब वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो देखती है कि उसकी मॉम को इस बारे में पहले से ही पता था। अब अगले दिन सुबह जब अपने फादर से फंडिंग लेने के लिए जाता है तो वो फंडिंग देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके बदले वो एक चीज मांगते हैं। वो कंपनी में उनके भेजे गए एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लाने के लिए कहते हैं जो जोहो को टक्कर दे पाए। सुहेंग इसके बारे में सोचने के लिए उनसे थोड़ा समय मांगता है। उधर जियाबाओ लियांग को बताती है कि उसके लिए एक इवेंट्स इनवाइट आया है जिसमें उसके जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में शिटो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है, इसलिए उसका पढ़ने में मन नहीं लगता और जब टिडाओ उससे इस बारे में पूछता है तो वो उस पर बेवजह गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी ओर जियांग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जब जोहो को बताती है तो वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर देता है क्योंकि जियांग की रिसर्च अधूरी है और जोहो कहता है कि तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगले दिन जियांग उस कंपनी के प्रेसिडेंट को इन्वेस्ट करने से मना करने के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट उसे बताता है कि हमारा स्टाफ दिन रात काम करता है लेकिन फिर भी हम उन्हें सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और अगर इस बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो घर बेचकर स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। इस कंपनी को फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। अब जब यहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि पुलिंग कैपिटल उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और इसी खुशी को देखकर जैंग उन्हें मना नहीं कर पाती कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। उधर जियाबाओ और लियांग इवेंट के लिए जाते हैं तो जियाबाओ को उसके अंकल मिलते हैं जिनकी कंपनी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। अंदर जाने पर उन्हें एक्ट्रेस क्वेंग मिलती है जिनके साथ जियाबाओ पहले काम किया करती थी। पहले तो क्वेंग जियाबाओ को बहुत ही भला बुरा कहती है, लेकिन जब लियांग उसका मुंह तोड़ जवाब देती है तो वो गुस्से में चली जाती है। अब दूसरी तरफ मोजी जैन्यू से जैंग की पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है क्योंकि वो वी चैट पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। अब जैन्यू जैंग से उसकी पसंद के बारे में पूछने के लिए जाता है लेकिन वो उसकी बातों में इस तरह खो जाता है कि ये पूछना ही भूल जाता है और जैंग वहां से चली जाती है। इधर इवेंट में जियाबाओ को जियांग के कॉल से याद आता है कि आज उसे जियांग और शिटो के साथ लंच के लिए इसी मॉल में आना था। थोड़ी देर के बाद जियांग और शिटो को आता हुआ देखकर जियाबाओ उनके पास चली जाती है ताकि उन्हें लियांग के इवेंट के बारे में कुछ पता ही ना चले। जियाबाओ उन दोनों को रेस्टोरेंट में छोड़कर वापस लियांग के पास आती है और उसे स्पीच के लिए तैयार करती है। अब क्वेंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि जियाबाओ के अंकल ने उनके लिए लग्जरी अरेंजमेंट किया है। फिर स्पीच के समय जियाबाओ वापस उन दोनों के पास चली जाती है, लेकिन स्टेज पर मीडिया के सामने लियांग और क्वेंग में थोड़ी बहस भी हो जाती है। उधर जब जियाबाओ खाना खा रही होती है तो उसके पास इवेंट मैनेजर का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि लियांग और क्वेंग में लड़ाई हो गई है। जियाबाओ यहाँ से जल्दी से उनके पास जाती है और लियांग के साथ मिलकर क्वेंग से झगड़ा करने लगती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब वो दोनों कैसे भी करके वहाँ से बच निकलते हैं। लियांग और जियाबाओ एक दूसरे की दोस्ती से काफी खुश होते हैं। अब लियांग अपना सामान लेकर चली जाती है और जियाबाओ नीचे जाकर जियांग और शिटो के साथ टैक्सी का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि लियांग उसके दूसरी तरफ खड़ी होकर बातें सुन रही है। तभी जियांग जियाबाओ से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से अजीब बिहेव क्यों कर रही हो और बार बार तुम लियांग की तारीफ क्यों करती रहती हो। जियाबाओ कहती है कि लियांग इतनी खड़ूस और सेल्फिश है तो मैं उसके साथ बात क्यों करूंगी। इतना सुनते ही लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आ जाती है। फिर वो उन दोनों को बता देती है कि जियाबाओ मेरी एजेंट है। शिटो और जियांग को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जियाबाओ ने इतनी बड़ी बात को उनसे छुपा कर रखा। साथ ही लियांग भी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन जियाबाओ उन दोनों को अपने सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने बाहर चले जाते हैं। फिर वो लियांग से माफी मांगने की कोशिश करती है, पर लियांग इतना कहकर चली जाती है कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। वहीं बाहर टिडाओ शिटो से बात करने के लिए आता है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चली जाती है। उधर लियांग को उसकी दादी ने कुरियर से बहुत सारे एप्पल्स भेजे होते हैं, जिनमें से आधे एप्पल्स उसके रूममेट्स के लिए होते हैं, लेकिन लियांग रूममेट्स के हिस्से के सारे एप्पल्स को डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी दादी से झूठ कहती है कि मैंने एप्पल दे दिए हैं उन्हें। दूसरी ओर निराश होकर जियाबाओ जियोंग के रेस्टोरेंट पर जाती है तो जियोंग उसे कहता है कि मैंने
अभी तक अपने डैड को नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। जियाबाओ कहती है तुम्हें सच नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो सकता है। साथ ही जियोंग बताता है कि सोशल मीडिया पर क्वेंग और लियांग की लड़ाई का वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। हॉस्टल जाने पर जियाबाओ जियांग और शिटो की बातें सुनती है। तब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने कंपटीशन में जाने के लिए उसकी जगह बिंग नाम की एक मोटी लड़की को अपना पार्टनर बनाया है। इसके बाद वो तीनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर जियाबाओ अपने वीडियो कॉल पर पेरेंट्स से बात कर रही होती है, लेकिन जब वहां पर जेन्यो आता है तो उसके पेरेंट्स कॉल कट कर देते हैं, जो कि जेन्यो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद बिंग पहले तो बिल देने के लिए आनाकानी करती है, फिर वो वेट्रेस को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं ला के दिया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर को कर दूंगी। जियांग और शिटो को बिंग का खराब बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो डिसाइड करती है कि जियाबाओ को हमको एक और मौका देना चाहिए, लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब हॉस्टल में जियाबाओ लियांग से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे एक नए एड का ऑफर देती है, लेकिन लियांग फिर भी उसे भाव नहीं देती। और जब शिटो और जियांग आते हैं तो वो तो बस बिंग की ही तारीफ करते रहते हैं, जिससे जियाबाओ को बहुत ही जेलस फील होता है। उधर पुलिंग कैपिटल में जोहो को पता चलता है कि उसका पुराना कलीग मिस्टर वैंग उसी की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन कर रहा है। दूसरी ओर जियांग को अपने कलीग की बातों से पता चलता है कि मिस्टर जोहो और मिस्टर वैंग कुछ साल पहले एक साथ गॉर्डेंग कंपनी में काम करते थे। जब मिस्टर जोहो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो मिस्टर वैंग उनका असिस्टेंट हुआ करता था। मिस्टर वैंग बहुत ही काबिल और होनहार एम्प्लॉय था और वो जिस भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है वो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। मिस्टर वैंग किसी काबिलियत के डर से मिस्टर जोहो ने उसे लाओस भेज दिया था। उधर मिस्टर जोहो इस बारे में पूछने के लिए गुस्से में सुहैंग के पास जाता है तो सुहैंग कहता है कि मुझे अपने डैड से फंडिंग लेने के लिए ऐसा करना पड़ा। सुहैंग फिर जोहो को गुस्सा शांत करने के लिए उसके हाथ पैर दबाता है। हॉस्टल में जियाबाओ के पास जियोंग का मैसेज आता है जिसमें वो उसे मदद करने के लिए तुरंत रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर टिडाओ के बार बार फोन आने पर शिटो आखिरकार उसका फोन उठा ही लेती है और टिडाओ की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहां उसे टिडाओ नहीं मिलता, पर उसे टिडाओ का लिखा हुआ एक कार्ड मिलता है जो उसे नेक्स्ट कार्ड का पता बताता है। फिर शिटो एक के बाद एक कार्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं जियांग किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कंपनी के मैनेजर को बता देती है कि पुलिंग कैपिटल उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और ये सुनते ही मैनेजर की सारी उम्मीदें टूट जाती है। जियांग फिर निराश होकर घर लौटती है। दूसरी ओर शिटो बहुत देर तक पजल सॉल्व करने के बाद आखिरी कार्ड तक पहुंच जाती है जिसमें टिडाओ उससे माफी मांगता है और एक बार बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शिटो बिना कॉल के ही वहां से जाने वाली होती है। तभी टिडाओ आ जाता है, फिर भी वो बिना बात के चली जाती है। उधर जियाबाओ रेस्टोरेंट में वेट्रेस बनकर जियोंग के फादर को जियोंग की बनाई हुई डिश सर्व करती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर वो एक बार रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने की जिद करता है और फिर जियाबाओ जियोंग को बाहर आकर सारी बातें अपने डैड को बताने का इशारा करती है। और जब जियोंग शेफ की ड्रेस में उनके सामने आता है तो उन्हें लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो तो सोचते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। अब जियोंग उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि कुकिंग ही मेरी जिंदगी है पापा। वो उसकी बातें सुने बिना जाने वाले होते हैं कि तभी पीछे से जियाबाओ के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे सुनते ही दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। उधर शिटो को कॉल आता है कि जियाबाओ हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही शिटो और जियांग जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जियोंग और उसके डैड जियाबाओ को पकड़े हुए हैं। जियाबाओ उन दोनों को जियोंग के डैड से इंट्रोड्यूस करवाती और फिर जियोंग अपने डैड को छोड़ने के लिए जाता है। वहीं जियाबाओ उन दोनों से फाइनली माफी मांगती है और वो भी उसे माफ कर देते हैं। ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के 16th एपिसोड से 20th एपिसोड तक। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शिटो और जियांग जियाबाओ को माफ कर देते हैं तो वो लोग उस दिन को याद करते हैं जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहली बार एक दूसरे से मिले थे। पहले तो तीनों ही बात करने से हिचकिचाती हैं, लेकिन जब वो पीकर टली हो जाती हैं तो एक एक करके अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। जियांग बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया है। शिटो बताती है कि 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे डैड की मौत हो गई थी। जियाबाओ के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देने के लिए रोने लग जाती है। यहीं से इन तीनों की दोस्ती शुरू हुई थी। और अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। हॉस्पिटल से नीचे आने पर जियोंग जियाबाओ के लिए व्हील चेयर लेकर आता है और फिर जियाबाओ के कहने पर वो अपने डैड के साथ जाता है। उधर लियांग एक सेलिब्रिटी पार्टी में गई होती है और वहीं शिटो मोबाइल पर न्यूज देखती है कि उस दिन इवेंट में लड़ाई होने के बाद एक्ट्रेस क्वेंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था जिसमें उसके पैरों पर चोट लग गई थी और उसने इसका जिम्मेदार लियांग को बताया। जब ये बात इन तीनों को पता चलती है तो लियांग की मदद करने का ये डिसाइड करते हैं। तभी जियांग को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताती है। उधर दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल से इन्वेस्टमेंट ना मिलने पर
मिस्टर डिंग की कंपनी के लोग अपना सामान लेकर घर जा रहे होते हैं, जिससे मिस्टर डिंग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उनके पास जियांग का कॉल आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग मीडिया को समझाने की कोशिश करती है कि उस दिन क्वेंग के साथ जो भी हुआ वो मैंने नहीं किया, लेकिन मीडिया वाले उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। तभी वहां पर जियाबाओ आती है। फिर वो मीडिया वालों को एक फोटो दिखाकर बताती है ये फोटो क्वेंग की नहीं बल्कि उसके एक दोस्त की है। मीडिया वाले पूछते हैं कि ये फोटो तुम्हें आखिर मिली कहाँ? तो जियांग इस बात का जवाब देने के लिए मिस्टर डिंग को भेजती है, जो बताते हैं कि उनकी कंपनी ने होंगचा नाम का एक ऐप बनाया जो कि एक तस्वीर को देखने वाली बहुत सारी तस्वीर सामने लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ जियोंग के डैड उसे समझाते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट चलाते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जॉब दिलवाई, पर तुम उसे छोड़कर मेरी तरह शेफ बन गए। जियोंग कहता है कि भले ही इस फील्ड में पैसे कम हैं, लेकिन इससे मैं खुश हूँ पापा। अब अगले दिन पुलिंग कैपिटल में कंपनी के चारों बोर्ड मेंबर्स के बीच वंडरफुल शॉप पे इन्वेस्ट करने के लिए डिस्कशन हो रहा होता है। तो मिस्टर मार्क इस इन्वेस्टमेंट को रिस्की बताता है। जाते समय मिस्टर वेंग जोहो से कहता है कि 4 साल पहले जब तुमने मुझे लाओस भेजा था तब मैं तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन अगर तुम मुझे लाओस नहीं भेजते तो मैं उस इंसान से नहीं मिल पाता जिसकी वजह से आज मैं इतना कामयाब हूँ। इसलिए वो जोहो से बीती बातों को भुलाकर नई शुरुआत के लिए हाथ मिलाता है। इसके बाद जोहो देखता है कि रातों रात होंगचा ऐप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। उधर स्टेशन पर जियोंग के डैड उसे अपनी रेसिपी बुक देने के बाद कहते हैं कि जियाबाओ एक अच्छी लड़की है, इसलिए अपने दिल की बात उसे बता देना। अब हॉस्टल में दिखाते हैं तो लियांग शिटो और जियांग को मदद करने के लिए गिफ्ट देती है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो जियाबाओ को नहीं बुलाती क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज है। दूसरी ओर जियोंग जब रेस्टोरेंट जाता है तो खाना खाती हुई एक लड़की को जियाबाओ समझ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फिर वहां पर जियाबाओ आती है। वो भी कह देती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना ना ही कुछ देखा। अब अगले दिन दिखाते हैं तो लियांग एक मीडिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है जो उसे एड प्रमोशन देंगे। लियांग उनके सामने शर्त रखती है कि उसका एजेंट मोटा नहीं होना चाहिए बस। वहीं पुलिंग कैपिटल में सभी लोग होंगचा ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जोहो जियांग को बुलाता है और उसे वापस होंगचा ऐप के साथ इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए कहता है। फिर जियांग होंगचा के फाउंडर मिस्टर डिंग को मीटिंग के लिए पुलिंग कैपिटल बुला लेती है क्योंकि डिंग ने उससे वादा किया था कि वो पुलिंग कैपिटल से ही इन्वेस्टमेंट लेंगे। उधर टिडाओ शिटो को हॉस्टल छोड़ने के लिए आता है। तभी वहां पर जियाबाओ भी आ जाती है। टिडाओ शिटो को कल होने वाले एग्जाम से पहले कुछ रेस्ट करने की एडवाइस देकर चला जाता है और तभी जियोंग वहां पर आता है। वो जियाबाओ को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन जियाबाओ उससे कहती है मुझे एग्जाम से पहले शिटो की हेल्प करनी है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। इसके बाद जोहू होंगचा ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट की सारी जिम्मेदारी जियांग को दे देता है और वो रात भर जाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना लेती है। अगले दिन अब ज़ेन्यू को दिखाते हैं जिसे एक लड़की बर्थडे के बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, लेकिन वो बिना गिफ्ट लिए चला जाता है। और फिर जब जियांग उस लड़की के पास बैठी हुई लंच करती है तो उस लड़की को पता चलता है कि जियांग ज़ेन्यू को जानती है, इसलिए वो जियांग को कहती है कि प्लीज तुम ज़ेन्यू को मेरी तरफ से ये गिफ्ट दे देना, इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। अब पैसों के लिए जियांग गिफ्ट देने के लिए मान जाती है, उसको जाकर गिफ्ट दे भी देती है। ज़ेन्यू गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जियांग ने दिए तो वो उन्हें किसी को भी टच करने नहीं देता। उधर लियांग को मीडिया एजेंसी खाने के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कहती है, लेकिन लियांग उनसे कहती है मैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रमोट करूंगी, नहीं तो मैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। लियांग का फिर एजेंट उससे बताता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी तो तुम्हें 3 लाख येन देने पड़ेंगे। अब अगले दिन एग्जाम से पहले वाले दिन जियाबाओ शिटो को 5 स्टार होटल में लेके जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर गिफ्ट ओपन करने पर ज़ेन्यू को पता चलता है कि ये जियांग ने नहीं दिए, इसलिए वो उदास हो जाता है। तो वहीं यहाँ लियांग अब चुपचाप खाने के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पर प्रमोट करने लग जाती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती। उधर बोर्ड मेंबर से मीटिंग के बाद जोहो जियांग को जल्द से जल्द होंगचा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए कहता है। जियांग को पता चलता है कि मिस्टर डिंग अपने पूरे स्टाफ के साथ न्यू ईयर पार्टी करने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वो उन्हें कॉल करके सुबह साइन करने का डिसाइड करती है। फिर वो जियाबाओ और शिटो के पास 5 स्टार होटल में चली जाती है, जहाँ वो तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। इसी बीच जियाबाओ उन्हें बता देती है कि जियांग मुझे पसंद करता है और ये बात मैंने चुपके से सुन ली थी। दूसरी ओर ज़ेन्यू के पास जियांग का मैसेज आता है जिससे वो पूछती है कि मेरा गिफ्ट लगा कैसे तुम्हें। मैसेज देखते ही ज़ेन्यू दौड़ता हुआ जाता है जहां उसने गिफ्ट्स को फेंका था और उसमें वो जियांग का गिफ्ट ढूंढता है जो कि पीठ खुजाने वाली स्टिक होती है। जियांग के गिफ्ट को देखकर वो मुस्कुराने लगता है, यानी कि ज़ेन्यू उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन जियांग 5 स्टार होटल में मिलने वाला सारा सामान अपने बैग में डालकर जाती है। तब उसको न्यूज से पता चलता है कि होंगचा कंपनी ने गॉर्डिंग कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले ली है। ये देखते ही जियांग तुरंत मिस्टर डिंग के पास जाकर इसके बारे में पूछती है और कहती है कि आपने पुलिंग कैपिटल से इन्वेस्टमेंट लेने का वादा किया था, तो फिर ऐसा किया क्यों? डिंग कहता है कि गॉर्डिंग ने पुलिंग कैपिटल से 1 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया था और उन्होंने पार्टी खत्म होने तक रिजॉर्ट के बाहर इंतजार भी किया, इसीलिए मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
अब जियांग इस बात से बहुत उदास हो जाती है। जोहो के पास जाकर कहती है कि अगर मैंने पार्टी के बाहर इंतजार किया होता तो आज ये डील हमारी होती। जोहो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जियांग को खुद की गलती का एहसास हो चुका था। जाते समय जियांग का बैग फट जाता है और उसमें से होटल का सामान भी गिर जाता है। फिर वो इकट्ठा करके अपने डेस्क पर आती है और टूटे हुए बैग की पिक्चर पोस्ट करती है। उधर लियांग को मीडिया एजेंसी का मैनेजर समझाता है, अगर तुम खाने के प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करोगी तो तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, जिससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी ओर जियाबाओ और शिटो होटल से एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी शिटो अपनी मॉम को जाहो के साथ देख लेती है और छिपते हुए आगे जाती है। तभी उसे सामने से जाहो की वाइफ आते हुए दिखती है। शिटो जियाबाओ को आगे भेज देती है और खुद नकली रिपोर्टर बनकर जाहो की वाइफ का इंटरव्यू लेने लग जाती है। शिटो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी मॉम और जाहो एक साथ पकड़े न जाएं और इस वजह से वो एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाती। वहीं लियांग एक लाइव स्ट्रीम करने के बाद अपने एजेंट से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद रात को जियाबाओ सभी को जेन्यू के बर्थडे पार्टी में लेके जाती है, जहां केक कट करने के बाद शिटो और टिडाओ एक दूसरे के लिए रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाते हैं। तभी लियांग देखती है कि मीडिया एजेंसी उसके पर्सनल अकाउंट पर बिना उसकी परमिशन के पोस्ट कर रही है, इसलिए वो तुरंत अपने पुराने एजेंट से बात करती है और पीछे से जियाबाओ सब कुछ सुन लेती है। वहीं अंदर जियांग अपनी गलती को लेकर जेन्यू के पास उदास बैठी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसे डायरेक्टर चैन की टीम में असाइन कर लिया गया है और इसी खुशी में वो जेन्यू को गले लगा लेती है। फिर जेन्यू उसको एक नया बैग देता है क्योंकि उसने पोस्ट पर जियांग के उस फटे हुए बैग को देख लिया था। वापस जाते समय टिडाओ और शिटो एक डॉग को खाना खिलाते हैं। उधर जियोंग जियाबाओ को उसके फेवरेट मीट बॉल्स देता है। जाते समय जियाबाओ फाइनली जियोंग को बता देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले दिन दोनों लंच करते हुए लियांग की लाइव स्ट्रीम देखते हैं, जिसमें वो खाने के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही होती है। फिर स्ट्रीम के खत्म होने के बाद लियांग अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे एक नया एजेंट चाहिए जो फीमेल होनी चाहिए और थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। उधर पुलिंग कैपिटल में जोहो सुहेंग और मार्क के सामने एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेके आता है, जिसमें वो वॉर ऑफ किंग नाम के गेम में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार भी मार्क उसका साथ नहीं देता और कहता है कि वॉर ऑफ किंग गेम को बहुत कम लोग खेलते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, इसीलिए हमें उसकी जगह सागा ऑफ एम्परर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस वक्त गेम सबसे ज्यादा चल रहा है। अब सुहेंग दोनों को कहता है कि इस बात का डिसीजन हमें इन्वेस्टमेंट कमेटी पर छोड़ देना चाहिए। वहीं डॉग को खाना खिलाते वक्त टिडाओ शिटो से संडे को बाहर घूमने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शिटो मना कर देती है। इस पर टिडाओ कहता है कि मैं संडे को अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। ये सुनते शिटो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जोहो सुहेंग से कहता है कि तुमने वॉर ऑफ किंग के लिए मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया। सुहेंग कहता है कि वॉर ऑफ किंग सागा ऑफ एम्परर से बहुत ज्यादा पीछे है। अब उसके बाद जोहो उसे समझाता है, अगर वॉर ऑफ किंग में बग्स को मिटा दिया जाए तो वो सागा ऑफ एम्परर को पीछे छोड़ सकता है। जोहो कहता है कि मैंने रिसर्च की है जिसके हिसाब से सागा ऑफ एम्परर जल्द ही फेल हो जाएगा। अब अगले दिन लियांग मीडिया एजेंसी में जाके कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली हूँ, यानी कि लियांग को मीडिया एजेंसी को 30 लाख येन देने होंगे। हॉस्टल में वो ये बात तीनों को बताती है। जियांग पूछती है कि अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो लियांग कहती है 258। जियाबाओ कहती है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से लोन दिलवा सकती हूँ, लेकिन लियांग जियाबाओ से मदद लेने के लिए मना कर देती है। इसके बाद लियांग पैसों के लिए अपने सभी लग्जरी बैग को ऑनलाइन बेच देती है। अब अगले दिन बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वैंग मार्क का साथ देते हुए कहता है कि वॉर ऑफ किंग सागा ऑफ एम्परर के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम वॉर ऑफ किंग को साउथ एशिया में लॉन्च करें तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया में एक भी मोबाइल गेम नहीं है। इससे जोहो और सुहेंग एग्री कर जाते हैं। इसके बाद जियाबाओ और लियांग इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम को लेकर शिटो की मॉम मिसिस वी के पास जाते हैं, क्योंकि वो लॉ फर्म चलाती हैं। शिटो अपनी मॉम से नाराज है, इसलिए वो उनके आते ही बाहर चले जाती है। उधर फाइनल मीटिंग शुरू होने से पहले जोहो को न्यूज से पता चलता है कि सागा ऑफ एम्परर गेम साउथ एशिया में लॉन्च हो चुका है। तभी वहां पर सुहेंग के फादर आते हैं, जो कि मीटिंग में इन्वेस्टर होने के नाते डिसीजन ले सकते हैं और वो जोहो से नफरत भी करते हैं। इसलिए बिना कुछ सोचे वो बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर सागा ऑफ एम्परर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। जोहो इस बात से हैरान होता है कि वैंग ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए हुए हैं। अब सुहेंग के फादर इस इन्वेस्टमेंट की सारी जिम्मेदारी वैंग को दे देते हैं। मीटिंग के बाद सुहेंग अपने डैड से पूछता है कि आपने जोहो के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि मैं उसी जगह पर इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे प्रॉफिट मिलता है। उधर मिसिस वी लियांग को सजेस्ट करती है कि तुम्हें मीडिया एजेंसी के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। जाते समय मिसिस वी शिटो को रोक भी लेती है और पूछती है कि तुम एग्जाम में फेल कैसे हो गई। शिटो कहती है कि अगर मैं एग्जाम देने के लिए जाती तो आप और जाहो उसकी वाइफ से रंगे हाथों पकड़े जाते। अब उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर शिटो तो गुस्से में अपने सभी पैसे और बैंक कार्ड उनके सामने फेंक कर चली जाती है। दूसरी ओर पुलिंग कैपिटल में वैंग जोहो को बताता है कि जिस आदमी ने लाओस में मेरी मदद की उसका नाम है हैन जिगटैन
और वो कोई और नहीं बल्कि सागा ऑफ एम्पायर गेम का फाउंडर है। अब ये सुनकर जोहो समझ जाता है कि वैंग को पहले से पता था कि सागा ऑफ एम्पायर साउथ एशिया में लॉन्च होने वाला है। अब जाते जाते वैंग जोहो से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बदला लेने के लिए ही आया हूँ। इधर शिटो रास्ते में जाते हुए अकेली फील करती है, तभी वो टिडाओ को कॉल करके बुला लेती है। टिडाओ बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ वो ब्लाइंड डेट वाला मजाक कर रहा था। इसके बाद शिटो और टिडाओ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बात करने लग जाते हैं। अब अगले दिन लियांग नेगोशिएट करने के लिए मीडिया एजेंसी जाती है और डील करती है कि वो जब तक खाने के प्रोडक्ट प्रमोट करेगी तब तक कंपनी को उनके पैसे मिल जाएंगे। इसी ऑफर के साथ दोनों काम करते हैं। लियांग कुछ ही समय में सारे पैसे चुका देती है। अब सर्दियों का समय आता है। लियांग और जियाबाओ में फिर से दोस्ती हो गई है। जियाबाओ उसकी एजेंट बन जाती है। जियांग ऑफिस के लिए निकल जाती है और लियांग इस बात से उदास होती है कि उसके पास सिर्फ एक बैग बचा हुआ है। तभी जियाबाओ कहती है कि तुम मेरा बैग यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जियांग जब ऑफिस जाती है तभी विंडी उसे बताती है कि डायरेक्टर जोहो छुट्टियों पर चले गए हैं और कंपनी की लीडरशिप मिस्टर वैंग के हाथों में चली गई है और जो भी जोहो के नीचे काम करता था उसे या तो कंपनी से निकाला जा रहा है या छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पूरा स्टाफ जियांग को पनौती कह रहा होता है क्योंकि वो जिसके साथ रहती है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। पहले रॉन्ग और अब जोहो। विंडी ये भी बताती है कि ऑफिस के लोग अपनी पोजीशन बचाने के लिए मिस्टर वैंग की चमचागिरी करने लगे हैं। अब ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर वैंग के लिए कॉफी लेके जाती है और उनकी तारीफ करने लगती है। उधर शिटो को पैसे लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हुए थे वो खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर लियांग जियाबाओ से जल्द कोई नया एड ऑफर लाने के लिए कहती है तो जियाबाओ बताती है कि नए क्लाइंट मिलना रोज मुश्किल है और पुराने क्लाइंट कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग धीरे धीरे तुम्हें जानना कम कर रहे हैं। वहीं रात में शिटो को दुकान वाला कम पैसों में स्वीट पोटैटो नहीं दे रहा था, तभी वहां पर जियांग आती है जो दुकान वाले को कहती है कि शिटो की फैमिली भी मेरी ही तरह गरीब है। ये सुनकर दुकान वाला उसे स्वीट पोटैटो दे देता है, वो भी कम पैसों में। इसके बाद रास्ते में बातों में जियांग शिटो से कहती है कि जोहो की छुट्टी पर चले जाने के बाद मैं उसके दुश्मन वैंग की टीम में रहकर जासूसी करूंगी और सारी बातें उन्हें बता दूंगी। हॉस्टल में लियांग उन तीनों से पूछती है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम लोगों को पसंद नहीं है। इस पर तीनों एक ही जवाब देते हैं, तुम्हारा गुस्सा। फिर जियाबाओ उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम गुस्से में वीडियो बनाओगी तो लोग तुम्हारे इस तरीके को पसंद करेंगे और जल्द ही तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। सुबह होते ही लियांग वीडियो शूट करती है और जो प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आता वो उसे गुस्से में तोड़ देती है। फिर लियांग को उसकी मॉम फोन पर डांटती है क्योंकि उसने अब अपनी दादी से पैसे ले लिए हैं और मुसीबत में उन्हें कभी भी याद नहीं किया, मतलब ही कहीं की। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग वैंग के इशारों पर काम कर रही होती है और चुपके से वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचकर जोहो को भेज दिया करती है। एक दिन वैंग उसे बुलाता है और अपने साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग में आने के लिए कहता है। अब दिखाते हैं तो वो ज़ेन्यू के पास जाती है जो इसके लिए शहर की सबसे फेमस मीट डिश लेकर आया है। ज़ेन्यू बताता है कि अगले महीने एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें मेरे अलावा बाकी सभी लोग हिस्सा लेने वाले हैं। जियांग कहती है कि अगर तुम इसी तरह लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें भी कंपटीशन खेलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ दिखाते हैं तो लियांग देखती है उसके गुस्से वाले वीडियो को हुआंग नाम के इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में यूज कर लिया है और जिस क्लोथिंग कंपनी के साथ लियांग की बात चल रही थी वो हुआंग के साथ ऐड करने वाले हैं। दूसरी ओर जियांग वैंग और अमांडा के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक कोल्ड स्टोरेज कंपनी में जाते हैं जहां जियांग उसे बताती है कि अगर हम फैक्ट्री में आने वाली गाड़ियों और स्टॉक के बारे में पता कर लेंगे तो हमें सही डाटा मिल जाएगा। वैंग समझ जाता है कि ये आइडिया जोहो का है, इसलिए वो जियांग को अकेले में एक एक करके सभी स्टॉक को चेक करने के लिए कहता है जो कि 2000 से भी ज्यादा होते हैं। अब जियांग कोट पहनकर बर्फ के रूम में जाकर स्टॉक चेक करने लगती है। उधर जियाबाओ हुआंग के पास जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है जिसमें वो बताती है कि मैंने लियांग का आइडिया चुराया है। अब जियाबाओ इस रिकॉर्डिंग को लियांग को भेज देती है, लेकिन जैसे ही हुआंग को इस बारे में पता चलता है वैसे ही वो जियाबाओ का फोन तोड़ देती है। दूसरी ओर लियांग क्लोथिंग कंपनी के सैंपल कपड़े पहनकर उसके मालिक के पास जाती है और उसे हुआंग की रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन फिर भी वो हुआंग के साथ ही ऐड करना चाहते हैं क्योंकि उसके फॉलोवर्स लियांग से ज्यादा हैं। अब जाते समय वो लियांग को उसके सैंपल कपड़ों का पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन लियांग के पास इतने ज्यादा पैसे होते नहीं, इसलिए वो उन सैंपल कपड़ों को उतार कर एक सिंगल क्लोथ में चली आती है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो कांपने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आता है जो उसको जैकेट पहना देता है। उधर वैंग मीटिंग के बाद जियांग को बिना साथ लिए ही चला जाता है और जियांग फैक्ट्री के बंद होने के समय अपनी गर्म जैकेट उतारकर जाने ही वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो अंदर रह गया है। जैसे ही वो फोन लेने के लिए अंदर जाती है तो पीछे से फैक्ट्री वर्कर दरवाजा ही बंद कर देता है। उधर जियांग इतने ठंडे कमरे में बंद हो जाती है, कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। यहाँ लियांग का एक्स चैन उसे नए कपड़े, शू और बैग दिलवाता है। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। चैन
बताता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है। वो लियांग से पिछली बार के लिए भी माफी मांगता है। दूसरी ओर जेन्यू को उसका कोच बताता है कि कंपटीशन से पहले एक सीनियर टीम से चला गया है, इसलिए अब तुम्हें उसकी जगह पर कंपटीशन में खेलना होगा। जेन्यू फिर ये बात बताने के लिए जियांग को कॉल करता है और वो उसको सारी बात बता देती है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। फिर वो तुरंत फैक्ट्री से जियांग को बाहर निकालता है और उसके हाथ सेकता है। अब हॉस्टल में शिटो के पास जाहो का कॉल आता है और वो उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। उधर रास्ते में चैन लियांग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें सबसे स्टार बना दूंगा और मेरी कंपनी से तुम्हें हर तरह की मदद करने की कोशिश करूंगा। जाते समय चैन कहता है कि कल कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें दुनिया भर के ब्रांड्स और मीडिया आने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। लियांग कुछ नहीं कहती और चैन इतना कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें कल लेने के लिए जरूर आऊंगा। इन दोनों को बात करते हुए जियाबाओ देख लेती है। पूछने पर लियांग बताती है कि चैन ने अपनी फियांसी से ब्रेकअप कर लिया है और अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वो मेरे सारे सपने पूरे कर देगा। अब जियाबाओ उसे समझाती है कि इतनी जल्दी किसी पर विश्वास मत किया करो। अगले दिन लियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली होती है, तभी जियाबाओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात सुने चली जाती है। इवेंट में चैन उसको अपनी आर्टिस्ट से मिलवाता है जो उसे बताता है कि हमने आपके लिए स्पेशल एंट्री का अरेंजमेंट किया है। उधर शिटो जाहो से मिलने पर पूछती है कि अगर मेरी मॉम से आप इतना प्यार करते हो तो आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। ये सुनकर जाहो कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद चैन को पता चलता है कि लियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही भाग गई है। चैन रिसेप्शन पर जाकर देखता है कि लियांग ने उसके दिए हुए शू, बैग और कपड़े वहीं पर रखे हुए हैं और अब ये गुस्सा होकर उन्हें फेंक देता है। हॉस्टल में ये जानकर जियाबाओ लियांग को गले लगा लेती है कि तुमने चैन की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ये बहुत बढ़िया किया। इसके बाद रात में चारों पहली बार एक साथ डिनर करते हैं और लियांग को अपने ग्रुप में वो ऐड कर लेते हैं। सोते समय जियांग देखती है कि जो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। वो सोचती है कि शायद उनका रिचार्ज खत्म हो गया होगा, इसलिए वो जोहो का मोबाइल रिचार्ज करती है, जिस पर जोहो रिप्लाई कर देता है वर्क हार्ड। ये देखकर जियांग बहुत खुश होती है। अगले दिन ऑफिस में जियांग को कलीग्स की बातों से पता चलता है कि जोहो की प्रिडिक्शन सच हो गई है। वॉर ऑफ किंग गेम सागा ऑफ एम्परर से भी ज्यादा चलने लगा है। इस बात से खुश होकर जियांग वेंडी के पास जाती है और कहती है कि वॉर ऑफ किंग हिट होने के बाद जोहो वापस आने वाले हैं। इस पर वेंडी बताती है कि मिस्टर जोहो ने वॉर ऑफ किंग को ज्यादा समय तक फॉलो नहीं किया, जबकि मिस्टर वैंग ने वॉर ऑफ किंग में एंजल इन्वेस्टिंग की थी, यानी कि इस बार भी वैंग की जीत हुई। इससे जियांग फिर से उदास हो जाती है। दूसरी ओर लियांग जियाबाओ से कहती है कि अब फैशन ब्लॉगिंग छोड़कर जियांग की तरह मैं जॉब करने वाली हूँ। वहीं हॉस्टल में शिटो कंप्यूटर पर जॉब की तलाश में लगी होती है। तब वो टिडाओ से भी ज्यादा देर तक बात नहीं करती। इधर लियांग अपने फॉलोअर्स को गुड बाय कहने के लिए आखिरी लाइव स्ट्रीम कट कर रही होती है कि तभी पीछे से जियाबाओ के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो उसके पास आ जाती है। इसी बीच एक छोटा लाइव स्ट्रीम में कैमरे के सामने आकर क्यूट सा डांस करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसका भाई आकर उसको लेके जाता है। फिर लियांग लाइव स्ट्रीम में कहती है कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आज के बाद कभी भी ये काम नहीं कर सकती हूँ। वहीं पुलिंग कैपिटल में हर तरफ मिस्टर वैंग की जीत को देखकर जियांग उदास मन से अपना रिजाइनेशन लेटर देने के लिए जाती है। तभी वो रास्ते में मिस्टर जोहो से टकराती है और उन्हें देखकर खुश भी होती है। उधर होटल के बाहर टिडाओ जियाबाओ को देने के लिए फ्रूट्स और ड्रिंक्स देता है। फिर जियाबाओ को एक लड़की बताती है कि लियांग अपने छोटे भाई की वजह से फेमस हो गई है। ये सुनकर तो जियाबाओ भागकर लियांग के पास जाती है और बताती है कि उस छोटे बच्चे की वजह से तुम ट्रेंडिंग चल रही हो। इसी खुशी में वो दोनों नाचने भी लगते हैं और जियांग उनका साथ देती है। लेकिन शिटो पैसों की कमी और नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत ही अपसेट थी। आधी रात को शिटो टिडाओ का दिया हुआ खाना खाने लग जाती है। तभी जियाबाओ उसे कहती है टिडाओ अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी केयर करता है, इसलिए तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शिटो टिडाओ को डिनर के लिए मैसेज करती है। अगले दिन जियांग इस खुशी में ऑफिस जाती है कि मिस्टर जोहो को उसके भेजे हुए मैसेज की वजह से बहुत ही हेल्प मिली होगी और वो उसको शाबाशी देंगे, लेकिन मिस्टर जोहो ने तो उसके मैसेजेस पढ़े ही नहीं। ये जानकर जियांग उदास हो जाती है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 21 से हम 25 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग और वेंडी को बातचीत करते हुए देखते हैं। वेंडी बताती है कि मिस्टर वैंग को पुलिंग कैपिटल से निकाल दिया गया है क्योंकि बोर्ड मेंबर्स को पता चल चुका था कि मिस्टर वैंग का सागा ऑफ एम्परर गेम के फाउंडर के साथ एक पर्सनल रिलेशन है। उधर रेस्टोरेंट की लाइन में खड़ी हुई जियाबाओ लियांग को फिर से फैशन ब्लॉगिंग शुरू करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसके पिछले वीडियो से 2 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं और ये सब कुछ उस छोटे बच्चे की वजह से हुआ है। खैर रेस्टोरेंट में खाना आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ टिडाओ शिटो को कुछ कंपनी के रिसर्च मटेरियल देता है ताकि वो इन्हें पढ़कर अपने इंटरव्यू की तैयारी कर पाए। वहीं लियांग को एक बहुत बड़ी चिल्ड्रन क्लोथिंग कंपनी से कमर्शियल एड शूट करने का ऑफर आता है।
जिसमें वो लोग लियांग और उसके छोटे भाई की पिक्चर चाहते हैं। फिर लियांग उनसे सोचने के लिए थोड़ा समय लेती है। उधर पुलिंग कैपिटल में दिखाते हैं तो जियांग जोहो को स्पॉटर नाम के एक मोबाइल ऐप के बारे में बताती है जो एथलीट्स की डाइट और ट्रेनिंग को ट्रैक करता है, लेकिन जोहो जियांग को अधूरी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से सबके सामने खरी खोटी सुनाता है और अब वो इस ऐप की एल्गोरिदम की एक्यूरेसी पता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स की रिपोर्ट्स मांगता है। फिर इस प्रॉब्लम को वो जेन्यू के पास लेकर जाती है, उससे रिक्वेस्ट करके कहती है कि कल होने वाले टूर्नामेंट के बाद तुम्हारे सभी साथियों से इस ऐप के बारे में मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जेन्यू मदद करने के लिए मान जाता है। अब जियांग देखती है कि जेन्यू खांस रहा है, उसका शरीर भी गर्म है, इसलिए वो उसे बिना बताए ड्रिंक में दवा डालकर उसको पिला देती है। क्योंकि जेन्यू वैसे दवाई नहीं खाता इसलिए ऐसे ही देना पड़ता है। उधर शिटो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहीं जियाबाओ के बार बार मनाने पर लियांग फैशन व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मान जाती है और इस बार वो फैमिली फैशन पर ही फोकस करेगी। जियाबाओ कहती है कि हम इस तरह लोगों को झूठ नहीं बोल सकते कि वो लड़का तुम्हारा भाई है, तो लियांग कहती है कि हम उसे अपना कजन तो बता ही सकते हैं। अगले दिन जियांग और शिटो जेन्यू का मैच देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जियांग को एथलीट से जो सवाल पूछने थे उनके प्रिंट आउट निकालने के लिए वो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होती है और स्टेडियम से शिटो को कॉल करके कहती है कि जेन्यू तीनों राउंड हार गया है। फिर जियांग जल्दी से प्रिंट आउट निकालकर जेन्यू के पास जाती है, लेकिन वो हारने के बाद भी खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि भले ही वो 3 राउंड में हारा लेकिन उसकी टीम ये मैच जीत गई है। उसके बाद जियांग एक एक करके जेन्यू के सभी एथलीट्स दोस्तों को सवालों से भरा फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देती है। अगले दिन शिटो को कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है और उसकी जॉब लग गई है। फिर उसे याद आता है कि टिडाओ ने उसे इंटरव्यू के बाद एक वीडियो देखने के लिए कहा था। जब वो वीडियो देखती है तो समझ जाती है कि टिडाओ ने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज भी किया है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर टिडाओ को मूवी देखने के लिए इनवाइट भी करती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में सभी मेंबर्स को जियांग की एथलीट्स की गई रिसर्च बहुत पसंद आती है, लेकिन जोहो अभी भी इसमें कमियां निकालता है। मीटिंग के बाद जोहो जियांग से कहता है कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो और ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है। उधर जियाबाओ और लियांग अपने पुराने क्लाइंट के पास जाते हैं ताकि वो फैमिली फैशन की बात कर पाएं, लेकिन तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आ जाता है और वो भी अपने साथ एक इन्फ्लुएंसर को लेके आता है। वो क्लाइंट से कहता है कि लियांग के सभी फॉलोवर्स फेक हैं, इसलिए इसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। अब जाते समय लियांग चैन से पूछती है कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूं नहीं, बदला तो लेकर ही रहूंगा। तभी वहां पर जियाबाओ आती है और चैन को ऐसा जवाब देती है जिससे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से उनकी ड्रिंक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। जियाबाओ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है और कैसे भी करके 2 ड्रिंक्स ले ही लेती है और फिर इस तरह लियांग जियाबाओ के प्यार को देखकर बहुत खुश नजर आती है। दूसरी ओर मूवी देखते समय टिडाओ शिटो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर देती है। फिर कुछ देर के बाद टिडाओ का हाथ पकड़कर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। उधर जेन्यू जब अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वहां जैंग आती है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चला आता है। बातों ही बातों में जेन्यू इस बार जैंग को कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सुनकर जियांग हो जाती है शॉक। सीन होता है शिफ्ट। अगले दिन शिटो के जॉब का पहला दिन होता है और बस में उसे टिडाओ मिलता है जो एज अ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ने तक उसके साथ आ रहा है। ऑफिस के पहले दिन शिटो डायरेक्टर को अपना आइडिया से काफी इंप्रेस कर देती है। वहीं वेंडी जियांग को पुलिंग कैपिटल में चल रहे मिस्टर हैंडसम की वोटिंग के बारे में बताती है, जिसमें ऑफिस के लगभग सभी लोगों ने स्वयं को वोट किया है और बेचारे जोहो को एक भी वोट नहीं मिला। अब खाना खाते वक्त जियांग वो पल याद करती है जब जेन्यू ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन तब जियांग ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उधर जियाबाओ और लियांग हर जगह उस छोटे लड़के को ढूंढने लग जाते हैं, तो कुछ देर के बाद उन्हें वो लड़का अपने बड़े भाई युक्सी के साथ दिखाई देता है। लियांग उससे बात करती है और लंच के लिए उसे इनवाइट भी करती है। फिर जब वो अपनी बात युक्सी को बताती है तो वो मना करके चला जाता है। उधर शिटो के डायरेक्टर को उसका आइडिया इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे इस पर आज के आज रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। जियाबाओ और लियांग उन दोनों भाइयों का कुछ देर तक पीछा करती रहती हैं। तभी वो देखती हैं कि युक्सी अपने छोटे भाई जियाओ जोन को अनजान लोगों से बात न करने के लिए लेसन सिखा रहा है। फिर वो अंदर चल रहे इवेंट में मॉडल के साथ फोटो खींचने लगता है और उसका भाई स्प्रिंग से बंधे हुए दूर खड़ा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर जियाबाओ उससे युक्सी का फोन नंबर ले लेती है और वहां से चली जाती है। इवेंट के बाद मैनेजर उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स में बहुत कमियां निकालता है, तो वो जॉब छोड़कर ही चला जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, तब उसके मॉम डैड का वीडियो कॉल आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि युक्सी ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला है कि उसका शहर में खुद का घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। फिर उसके पास जियाबाओ का कॉल आता है, वो उससे बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है।
उधर पुलिंग कैपिटल में सुहैंग मजे लेने के लिए जोहो को बार बार वोटिंग दिखाकर चिढ़ा रहा होता है क्योंकि उसे मिस्टर हैंडसम के लिए एक भी वोट नहीं मिला। सुहैंग पिछले 3 सालों से मिस्टर हैंडसम का टाइटल जीतते हुए आ रहा है। वहीं जियांग जब हॉस्टल जाती है तो ज़ेन्यू को वहां खड़ा हुआ देखती है और उससे बचकर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन शिटो उन तीनों को बता देती है कि वो और टिडाओ एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर वो तीनों को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती है। जियांग भी हिम्मत करके जियाबाओ को बता देती है कि ज़ेन्यू ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसके बाद सुहैंग फिर से जोहो के मजे लेता है और कहता है कि एटलीस्ट कंपनी के ड्राइवर के पास एक वोट तो है लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। इस बात से परेशान होकर जोहो जियांग को इनडायरेक्टली कहता है कि तुम अच्छी असिस्टेंट तब बन पाओगी जब काम के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी अपने सीनियर की रिस्पेक्ट को बचाओगी। जियांग कहती है कि ठीक है, आगे से इस बात पर मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ जियांग और जियाबाओ युक्सी को अपनी टीम का कमर्शियल फोटोग्राफर बनने और अपने छोटे भाई को मॉडल बनने के बदले 18,000 येन देने का ऑफर करती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे सुनते ही तो युक्सी शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लियांग को किसी भी हालत में एड्स के लिए उसका छोटा भाई चाहिए ही चाहिए तो वो उसके लिए 50,000 येन की डिमांड करता है। इसके बाद रात को ऑफिस से लौटने पर जियांग को ज़ेन्यू मिलता है जो जियांग से पूछता है क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। जियांग हाँ कर देती है। तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। वहां जाने पर जोहो से पूछता है कि तुमने मेरे लिए वोट क्यों नहीं किया। ये सुनकर जियांग तुरंत उसे वोट कर देती है। फिर जोहो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर एक वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता रहूंगा। इसके बाद जियाबाओ और लियांग जियोंग के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वो युक्सी को वहां से खाना ले जाते हुए देखते हैं। फिर वो उसके पीछे पीछे रूम तक भी जाते हैं। उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़े बिल से लियांग को पता चल जाता है कि युक्सी ने बहुत समय से अपना रेंट नहीं चुकाया। इससे उसको एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों वापस रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ सभी एक साथ डिनर करते हैं। शिटो सभी को टिडाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ऑफिस में जियांग एक एक करके सभी के पास जाती है, उनके फोन से जोहो के लिए वोट कर देती है, जिसके बाद तो जोहो उसे हर वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता है। फिर जियांग जब वेंडी के साथ बातें कर रही होती है तभी वो सुहैंग को रेबेका नाम की लड़की के साथ जाते हुए देखती है, जिसे सुनकर तो वेंडी बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो सुहैंग को पसंद करती है। इसके बाद सुहैंग सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने कंपनी की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेबेका को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे जोहो हो जाता है शॉक। मीटिंग के बाद सुहैंग जोहो को मनाने के लिए कहता है कि अगर मैं वैंग की खाली जगह पर रेबेका को नहीं लाता तो मेरे डैड किसी अपने आदमी को भेज देते। सुहैंग कहता है कि रेबेका कॉलेज में हमारी जूनियर थी, इसलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वेंडी और जियांग लंच करते समय देखते हैं कि सुहैंग और जोहो दोनों बराबर वोटिंग पर है। तभी रेबेका वहां पर आकर उनसे वोटिंग लिंक मांगती है और वोट कर देती है। जियांग देखती है कि रेबेका ने जोहो को वोट किया है। उधर युक्सी जब अपने भाई के साथ घर आता है तो देखता है कि रेंट न चुकाने की वजह से उसका सामान बाहर रखा हुआ है। तभी उसके पास लियांग का कॉल आता है और वो बार्गेनिंग करके 18,000 की जगह 8,000 येन में डील कर लेती है। फिर वो उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे 2 महीने का रेंट दे दिया है और अब मैं तुम्हारी बॉस के साथ मकान मालिक भी हूँ। इसके बाद लियांग एक नकली स्टोरी तैयार करती है ताकि लोगों को पता ना चले कि जियाओ जुआन उसका रियल भाई नहीं है। मतलब वो सभी को ये बताना चाहती है कि वो मेरा रियल भाई है। फिर वो इस स्टोरी को जियाबाओ को याद करने के लिए कह देती है। अब अगले दिन सुहैन रेबेका को स्मार्ट होम ब्रांड वेशी का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है, जिस पर जोहो बहुत समय से काम कर रहा था। जियांग ये देख लेती है और मीटिंग के बाद जोहो से कहती है कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होटल प्रोजेक्ट है जो लग्जरी है और ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जोहो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब रात को बास्केटबॉल खेलते समय सुहैंग जोहो को रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जोहो मना कर देता है क्योंकि उसे कल जियांग के साथ होटल के फील्ड ट्रिप पर जाना है। उधर शिटो और टिडाओ हॉस्टल से बाहर आ ही रहे होते हैं। तभी वहां पर शिटो की मॉम मिस वी आती है, जिन्हें देखकर शिटो वहां से फिर चली जाती है और मिस वी टिडाओ से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो शिटो और उसकी बात करवा पाए। अगले दिन लियांग और उसकी टीम कमर्शियल फोटोशूट के लिए बीच पर जाते हैं, जहां जियोंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है। उधर जो और जियांग जब होटल फील्ड ट्रिप पर जाते हैं तभी वहां की मैनेजर उन्हें बताती है कि इस होटल की इंटीरियर डिजाइन टीनेजर की पसंद के हिसाब से की गई है। अब जोहो को टीनेजर की पसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं था और जियांग पहले कभी 5 स्टार होटल में ज्यादा रुकी नहीं, इसलिए वो डिजाइन को जज नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर जियांग मदद के लिए ज़ेन्यू को बुलाती है क्योंकि वो बहुत बार लग्जरी होटल में रुका हुआ है। अब ज़ेन्यू एक एक करके होटल की अच्छी और बुरी चीजें बताने लगता है। इसी दौरान जोहो को पता चलता है कि ज़ेन्यू ने जियांग को 2 दिन पहले प्रपोज भी किया था, लेकिन जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं बीच पर योक्सी लियांग और जियाओ जुआन की फोटो को क्लिक कर रहा होता है। फोटोशूट हो जाने के बाद जब लियांग पिक्चर्स को देखती है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पिक्चर में बहुत बुराइयां निकालना शुरू कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर योक्सी वहां से जाने लग जाता है, लेकिन उसका
भाई जियाजुआन जियाबाओ के पास ही रुक जाता है क्योंकि वो उसे तरह तरह की कैंडल्स खिला रही थी। उधर टिडाओ शिटो को लेकर एक क्राफ्टिंग शॉप पर आता है जहां उसकी मॉम भी आ जाती है। हम मिस वी शिटो से माफी मांगती है और कहती है, देखो मैं अगले महीने लंबी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए ये दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। शिटो उनसे अभी भी गुस्से में है और बात नहीं करती। फिर मिस वी टिडाओ से कहती है कि देखो अगर तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तुम्हें अभी से बेटा पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और शिटो को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी मॉम अब टिडाओ पर अपना कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर होटल में लंच करते समय जियांग को पीरियड्स आ जाते हैं और जोहो उसे अपने बैग से फिर सैनिटरी पैड निकालते हुए देख भी लेता है, इसलिए वो जियांग को अपना कोट भी देता है पहनने के लिए। फिर जियांग वॉशरूम जाती है जहां जोहो का मैसेज आता है कि रेबेका तुम्हारे लिए नई पैंट लेकर आ रही है। अब जियांग जोहो के सॉफ्ट साइड को देखकर हैरान हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। उधर लियांग और जियाबाओ योक्सी की बिना काफी अच्छी तरह से फोटोशूट कंप्लीट कर ही देते हैं और फिर लियांग जियाबाओ और जियोंग के साथ फोटो देखने में बिजी हो जाती है। तभी पीछे से जियाजुआन कहीं पर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब लियांग देखती है कि जियोजुआन नहीं है तो वो तीनों उसे पूरे बीच पर ढूंढते हैं। वहीं यूक्सी भी आ जाता है और वो अपने भाई के खो जाने की वजह से जियाबाओ पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं लियांग को एक गेमिंग स्टोर में जियाजुआन मिल ही जाता है। पूछने पर वो कहता है कि देखो तुम सबने फोटोशूट के चक्कर में मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट ढूंढने लगा, लेकिन जब मुझे कहीं पर टॉयलेट नहीं मिला तो मैंने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी। दूसरी ओर शिटो टिडाओ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि टिडाओ ने उसकी मॉम के साथ मिलकर उससे झूठ कहा। वहीं जियाजुआन अपने भाई से मिलता है, लेकिन फिर लियांग रियलाइज करती है कि जिस कैमरा में उसकी तस्वीर थी वो गुम हो गया है। फिर वो तीनों कैमरा ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच के किनारे फायरवर्क शुरू हो जाता है। जियाबाओ और जियांग तो एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। इधर लियांग कैमरा खो जाने की वजह से बहुत अपसेट होती है, लेकिन तभी योक्सी मोबाइल से उसकी ऐसी पिक्चर खींचता है जो उसे बहुत पसंद आती है और यहाँ से इन दोनों में प्यार भरी नोक झोंक भी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर होटल के रूफटॉप से फायरवर्क्स एंजॉय करते समय ज़ेन्यू और जोहो जियांग को देखे जा रहे होते हैं। उधर टिडाओ शिटो से माफी मांगकर उसको मना ही लेता है और वो दोनों भी फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। तो वहीं आज जो कुछ भी हुआ होता है उसके लिए मिस वी अपने कमरे में बहुत रोती है। कुछ दिन के बाद लंच के समय जियाबाओ और जियोंग सभी को अपने किस वाली बात बताते हैं, जिसे सुनकर ज़ेन्यू तो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। सभी खाना खा के चले जाते हैं पर लियांग योक्सी के लिए वेट करती है। जब योक्सी आता है तो हमें पता चलता है कि जियाजुआंग अपने पेरेंट्स के पास चला गया है और वो उसे वापस नहीं भेज रहे हैं, इसलिए योक्सी उन्हें मनाने के लिए अब घर जाने वाला है। अब अगर वो खाली हाथ जाएगा तो उसके पेरेंट्स को विश्वास नहीं होगा कि ये शहर में पैसे कमा रहा है, इसलिए लियांग उसकी फैमिली के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देती है ताकि योक्सी की फैमिली को पता चल जाए कि योक्सी बहुत पैसे कमा रहा है। अब चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जियाबाओ और ज़ेन्यू जब घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स सिर्फ जियाबाओ को देखकर ही खुश होते हैं। इससे ज़ेन्यू को जरा बुरा फील होता है कि मुझे प्यार नहीं करते मम्मी पापा। वहीं लियांग भी अपने घर चले जाती है और दूसरी तरफ जब जियांग घर जा रही होती है तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है। वो उसको एक मीटिंग के लिए बुला लेता है। दरअसल जो जियांग के होम टाउन में कंपनी के साथ मीटिंग करने वाला है, इसलिए वो जियांग को साथ आने के लिए कहता है। फिर मीटिंग के बाद जोहो को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट बर्फ गिरने की वजह से डिले हो गई है, इसलिए अब वो होटल जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जियांग कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे घर रह सकते हो। जहाँ डिनर करते समय जियांग की मॉम जोहो को बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है। जोहो को उनका खाना और वाइन पसंद नहीं आता, लेकिन वो उनकी खुशी के लिए फिर भी खाता है। उधर लियांग अपनी दादी को बहुत सारे गिफ्ट देती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए एक भी गिफ्ट नहीं लाई है क्योंकि उसके पेरेंट्स जब पैसा कमाने में बिजी थे तब लियांग की दादी ने ही उसको पाल पोष कर बड़ा किया। वहीं ज्यादा पीने के बाद जोहो को नींद आने लग जाती है, इसलिए जियांग उसे अपने रूम में सुला देती है। अब सुबह होने पर जोहो वहां से कैसे भी करके बच निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अब और खाना खाऊं, क्योंकि जियांग की माँ बहुत गंदा खाना बनाती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत होती है, जियांग की माँ उसको जबरदस्ती लंच के लिए रोक देती है। फिर जियांग और जोहो लंच के सामान के लिए जाते हैं, जहां जोहो जियांग को एक टॉय गन गिफ्ट देता है और रास्ते में आते समय वो दोनों उस गन से एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, लेकिन गन लगने से जियांग के दांत में दर्द हो जाता है। फिर जब सभी न्यू ईयर पर अपनी फैमिली के पास होते हैं तो वहीं शिटो अकेले हॉस्टल में होती है, इसलिए टिडाओ उसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर ले जाने के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाने वाला है। उधर लंच करते समय जब जियांग कॉल पर बात करने के लिए जाती है
तो उसकी मॉम जोहो को कहती है जियांग के डैड डेंटिस्ट हैं और जब वो हमें छोड़कर गए थे तब जियांग को शौक लगा था और वो उस दिन से कभी भी दांत के इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई, भले उसे कितना दर्द क्यों ना हो। यहाँ रूम में जियांग अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी जोहो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। जियांग आने के लिए राजी नहीं होती, इसलिए जोहो हाथ पकड़कर उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाता है और दांत का इलाज भी करवाता है। दूसरी ओर शिटो टिडाओ के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, जहाँ टिडाओ के पेरेंट्स और वो बहुत ही अच्छी बातें भी करते हैं। फिर शिटो अच्छा बनने के लिए टिडाओ की मॉम को खाना बनाने में मदद करती है। टिडाओ के पास उसके एक स्टूडेंट का कॉल आता है जो और कोई नहीं बल्कि शिटो की मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो का बेटा होता है, जिसका नाम है चैन। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जाहो अपनी वाइफ और बेटे के साथ बहुत ही खुश है। उधर दांत निकालने के बाद जोहो के साथ अपने डैड के क्लिनिक के सामने आ जाती है। जिस तरह वो बचपन में अपने डैड की मदद से टूटे हुए दांत को हवा में फेंकती थी, ठीक उसी तरह आज जोहो की मदद से उसने दांत को हवा में फेंका है। जियांग बताती कि मैंने 7 साल से अपने डैड को नहीं देखा क्योंकि उन्होंने एक दिन अचानक घर आना ही बंद कर दिया। जियांग ये भी कहती है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे पेरेंट्स ने डाइवोर्स क्यों लिया। अब जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है जो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। जियांग उसको एक चॉकलेट देकर भेज देती है, लेकिन तभी वो अपने डैड को देखती है और इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जियांग उन्हें कुछ कह बिना वहां से चली आती है। फिर जोहो भी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डिनर करते समय जियाबाओ को उसके पेरेंट्स अच्छी अच्छी डिशेस देते हैं, लेकिन ज़ेन्यो को वही नॉर्मल खाना मिलता है। ये बात जियाबाओ को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो ज़ेन्यो के कमरे में खाना लेकर जाती है। जियाबाओ कहती है कि अगले जन्म में पेरेंट्स तुम्हें मेरी तरह ही प्यार करेंगे भाई। इससे दोनों भाई बहन के बीच प्यार नजर आता है। उधर शिटो टिडाओ की फैमिली के साथ मिलकर खुशी खुशी खाना बनाती है और फिर डिनर के समय टिडाओ की मॉम उसको एज अ फैमिली मेंबर नए साल का गिफ्ट भी देती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस वी कार चलाते हुए बार बार शिटो को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद जब जाहो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर की डेकोरेशन कर रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जिससे वो घबरा जाता है और कार से बाहर चला आता है। उधर ज़ेन्यो को एक सर्वेंट से पता चलता है कि उसकी मॉम ने खास उसके लिए सब्जी मंडी से जाकर खुद सब्जियां खरीदी हैं और अपने हाथों से बनाया है। भले वो खाना नॉर्मल हो, लेकिन उसके हाथ की इंजरी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर ज़ेन्यो को विश्वास नहीं होता क्योंकि आज तक उसकी मॉम ने कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया। इसलिए वो फ्रिज में खाना निकाल कर खाने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से अपने पेरेंट्स को देखता है जो जियाबाओ को गिफ्ट दे रहे हैं। इससे उसका मूड खराब हो जाता है और वो खाना नहीं खाता। जियाबाओ अच्छी बहन होने के नाते खुद का गिफ्ट उस ज़ेन्यो को दे देती है। उधर लियांग के डैड उसके छोटे छोटे कपड़े और उसके नए काम से खुश नहीं होते, लेकिन लियांग की दादी उसका साथ देती है। जिसके बाद लियांग के डैड सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई ऐसा काम न करना जो कि इलीगल हो बेटा। लियांग उनकी बातों को समझ जाती है और फिर सभी डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद लियांग अपने साथ दादी और मॉम को भी फेस मास्क लगाती है और उसके डैड उन तीनों की तस्वीरों को खींचते हैं। दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तभी उसके पास जो का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाता है। जियांग बाहर जाती है तो देखती है कि जो उसके लिए फ्लाइट में जाने से पहले आइसक्रीम लेकर आया है जिससे उसके दांत को आराम मिल पाए। आइसक्रीम देने के बाद जोहो चला आता है। अब जियांग ये देखकर बहुत खुश होती है कि जोहो उसकी कितनी केयर करता है। जब वो अंदर आके ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो कहती है बेटा आज तो न्यू ईयर के मौके पर शहर की सारी दुकानें बंद हैं, तो जोहो को ये आइसक्रीम मिली कहाँ से। लेकिन जियांग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और आइसक्रीम खाने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जाहो को इतनी जल्दी निकलना पड़ा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज हम देखने वाले हैं 20 योर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 26 से 30 तक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद वापस शेंजन शहर आ गए हैं। जब जियांग ऑफिस जाती है तब वो जोहो के लिए फ्रिज में उसकी पसंद की कैंडीज रख देती है, जिन्हें देखकर जोहो बड़ा खुश होता है। उधर लियांग और जियाबाओ दोनों एक नए एड कमर्शियल के शूट के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं। जियाबाओ लियांग को बताती है कि मैंने यूक्सी और जियाओजोन की फ्लाइट टिकट बुक भी कर दी है। तो वहीं जियांग जोहो के ख्यालों में खोई भी बस से हॉस्टल आती है। यहाँ शिटो को जाहो का कॉल आता है, लेकिन वो उसे काट ही देती है। उधर हम देखते हैं कि शिटो की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। मिसवी कहती है कि मेरी बेटी इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही है और वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए मैंने जाहो से ब्रेकअप कर लेने का फैसला किया ताकि मैं शिटो को फिर से खुश देख पाऊं। दूसरी तरफ फ्लाइट लैंड होने के बाद लियांग और जियाबाओ यूक्सी के घर जियाओजुआन से मिलने जाते हैं, लेकिन यूक्सी उन्हें दरवाजे से ये कहकर वापस भेज देता है कि इस वक्त जियाओजुआन बहुत थका हुआ है और वो सो रहा है।
इसके बाद रात को तीनों के पूछने पर जियांग बता ही देती है कि मैं जोहो को पसंद करती हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जोहो भी उसे पसंद करता है या फिर नहीं। वहीं अगले दिन जाहो के बेटे चुएंग को ड्राइवर से उस हॉस्पिटल का पता चलता है जहाँ उसके डैड जाते रहते हैं। तो उधर जोहो जियांग को रेबेका की टीम में शिफ्ट कर देता है क्योंकि उसे इस वक्त असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। रात को हॉस्टल आने पर शिटो उन तीनों को बताती है कि मैं टिडाओ के साथ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए जा रही हूँ। फिर जियाबाओ जियोंग से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो सिर्फ अपने काम की बातें करती है। इस बात से जियोंग नाराज हो जाता है क्योंकि जियाबाओ ने न्यू ईयर की छुट्टियों में एक बार भी उसे कॉल नहीं किया और आज जब वो इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो वो काम की बातें कर रही है, इसलिए जियोंग नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन लियांग और जियाबाओ जिया जुआन से मिलने के लिए जाते हैं तो युक्सी उन्हें कहता है कि जिया जुआन तो पेंटिंग क्लास के लिए चला गया है। ये बात लियांग को थोड़ा अजीब लगती है, इसलिए वो जियाबाओ को टिकट डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है। उधर शिटो और टिडाओ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए होटल जाते हैं जहां कपल डेकोरेशन वाला बेड देखकर शिटो को लगता है कि टिडाओ की इंटेंशन कुछ और ही है, लेकिन टिडाओ जब होटल वालों से बात करता है तब पता चलता है कि होटल की एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने 2 बेड की जगह एक मास्टर बेड में अपग्रेड कर दिया है। तब जाकर शिटो चैन से सांस लेती है। दूसरी तरफ लियांग और जियाबाओ फिर से युक्सी के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिया जुआन फ्लाइट पर आया ही नहीं। युक्सी बताता है कि मेरे मॉम और डैड तुम्हारे दी हुए क्रूज टिकट से घूमने जा रहे हैं और वो जिया जुआन को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे वापस नहीं भेजा। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग बाकी के मेंबर्स के साथ स्मार्ट होम ब्रांड विशी के फाउंडर के साथ मीटिंग करने वाली होती है। विशी के फाउंडर और कोई नहीं बल्कि शिटो के मॉम का बॉयफ्रेंड जाहो है और ये बात जियांग को पता होती है। मीटिंग के बाद रेबेका जियांग को जाहो की वाइफ को कुछ पेंटिंग भेजने के लिए कहती है। तब जियांग समझ जाती है कि जाहो तो शादीशुदा है। दूसरी ओर मसाज के बाद शिटो तैयार होकर रोमांटिक एनवायरनमेंट सेट करता है, लेकिन तभी वो जाहो का मैसेज पढ़ती है जिसमें वो उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ये जानकर तो शिटो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। टिडाओ के पूछने पर वो उसे बताती भी नहीं कि कहाँ जा रही है। रास्ते में शिटो सोचती है कि मैंने अपनी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे जाहो मिलता है जो उसकी मॉम को देने के लिए फूल और खाना देता है। तभी इन दोनों को एक साथ जाहो का बेटा भी देख लेता है और चुपके से इनकी फोटो भी खींच लेता है। इसके बाद शिटो अपनी मॉम के पास जाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि मैंने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ बेटी। ये सुनकर शिटो बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को प्यार से गले लगा लेती है। रात में शिटो जब हॉस्टल में होती है तभी वो लियांग को परेशान देखती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं। फिर जियाबाओ उसे बताती है कि आज जियांग जल्दी सो गई है और उसकी विशी कंपनी के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर शिटो समझ जाती है कि जियांग को जाहो के बारे में पता चल चुका होगा। इसके बाद अगले दिन लियांग के बताए हुए आइडिया से युक्सी अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिया जुआन को वापस भेजने के लिए मानती नहीं। उधर जियांग अपने कलीग से पूछती है कि अगर जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके फाउंडर का अगर अफेयर चल रहा हो तो क्या होगा। तो वो बताता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो जाएगी और हम लॉस में चले जाएंगे। फिर जब बोर्ड मेंबर्स इन्वेस्टमेंट की फाइनल मीटिंग कर रहे होते हैं तो जियांग उन्हें बता देती है कि जाहो का अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। जियांग उनको कहती है कि ये बात किसी को भी पता ना चले। इसके बाद जियांग इस बारे में कैफे में बैठी भी सोच रही होती है। तभी उसके पास जेन्यू के दोस्त आ जाते हैं तो जियांग उन दोनों को मूवी टिकट्स दे देती है जो उसे कंपनी की तरफ से मिली थी। फिर ये दोनों टिकट वाली बात जेन्यू को बता देते हैं जिससे वो बहुत ही जेलस फील करता है और जियाबाओ के पास चला जाता है जहाँ जियाबाओ जियोंग की कुकिंग करते हुए वीडियो शूट कर रही होती है। उधर पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स अब विशी की जगह उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी जेंके में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे होते हैं। इधर जेन्यू जियाबाओ को बता देता है कि मैं अब भी जियांग को पसंद करता हूँ, लेकिन जियाबाओ से कहती है कि जियांग तो अपने बॉस जोहो को पसंद करती है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मैच्योर है। अगले दिन जियाबाओ की चुनी हुई लोकेशन पर योक्सी लियांग की पिक्चर्स क्लिक करता है। फिर लियांग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की ट्रिप में उनके साथ फोटोग्राफर भेजा है जो जिया जॉन की फोटो क्लिक करेगा और तुम उसकी और मेरी फोटो एक साथ जोड़ देना। युक्सी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि लियांग उससे बिना पूछे ऐसे फैसले ले रही है। साथ ही युक्सी फोटो एडिटिंग करने से भी मना कर देता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी नहीं थी। इस वजह से तो लियांग उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसकी फोटोग्राफी आर्ट की बहुत बेइज्जती करती है, जिस वजह से युक्सी नाराज होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते पहले जब युक्सी न्यू ईयर की छुट्टियों में अपने घर था तब उसको एक कॉल आया था जिसमें पता चलता है कि उसे अपनी फोटोज के कारण एक कंपटीशन में अवार्ड मिलने वाला है और उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स एग्जीबिशन में लगने वाली है। लेकिन वो अवार्ड लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लियांग के कहने पर उसी दिन सनशाइन वापस आना पड़ा था। वहीं प्रेजेंट में पुलिंग कैपिटल में जोहो और रेबेका के बीच प्यारी सी नोकझोंक होने लग जाती है क्योंकि वो दोनों जियांग को अपनी टीम में रखना चाहते हैं। इसके बाद जियांग जब ऑफिस से बाहर जाती है तभी उसे जेन्यू मिलता है जो उसे पिकअप करने के लिए आया था। जियांग बहुत ही उदास होती है, इसलिए जेन्यू उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है। तभी वहां पर जोहो और सुहेंग भी खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर जेन्यू और जोहो के बीच एक बास्केटबॉल मैच होता है जिसमें जेन्यू जीत जाता है
मगर जेन्यू को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि जियांग जोहो को देखकर मुस्कुरा रही है। उधर जियाबाओ इस बात से बहुत ही परेशान होती है कि युक्सी ना तो अपने घर पर है और ना ही वो फोन उठा रहा है, इसलिए उसे एड कमर्शियल के लिए मना करना पड़ता है। लेकिन एड कंपनी वाले लियांग को उसके छोटे भाई के साथ अगले हफ्ते होने वाले चाइल्ड फेस्टिवल पर आने के लिए कहते हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आगे से ऑफर नहीं मिलेगा। दूसरी ओर शिटो जब टिडाओ का इंतजार कर रही होती है, तभी वहां पर जाहो का बेटा आता है और वो शिटो को जोर से धक्का दे देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वहां पर टिडाओ आ जाता है और वो चैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेल, टिडाओ चैन का ट्यूशन टीचर होता है, इसलिए वो उससे आराम से बात करता है। जाहो का बेटा चैन कहता है कि शिटो का मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है, और वो प्रूफ के तौर पर हॉस्पिटल में फूल देते हुए उन दोनों की तस्वीर दिखाता है। अब इससे पहले कि शिटो कुछ कह पाती, वहां जियांग उसकी मदद के लिए आ जाती है और वो चैंग को कहती है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और जाहो मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वो पुलिंग कैपिटल के क्लाइंट है, और जब मैं सो रही थी तब उन्होंने मेरी दोस्त को फूल दिए थे। ये सुनकर चैंग शांत हो जाता है, लेकिन अब शिटो समझ जाती है कि जियांग को सब कुछ पता चल गया है। हॉस्टल जाकर जियांग शिटो की मरहम पट्टी करती है। तभी वहां पर जियाबाओ और लियांग भी आ जाते हैं। बातों ही बातों में जियांग बताती है, मुझे फिर से जोहो की टीम में शामिल कर लिया गया है। सुबह होने पर जियाबाओ और लियांग युक्सी के घर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो अपनी पिक्चर्स को देखने के लिए फोटोग्राफी एग्जीबिशन में गया था, जहां का मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो को बहुत पसंद किया जा रहा है, तुम वाकई एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हो। उधर लियांग दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो उसे युक्सी की क्लिक की गई पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तब जाके वो समझ जाती है कि युक्सी कितना अच्छा फोटोग्राफर है। वहीं पुलिंग कैपिटल में जियांग को उसका कलीग बताता है कि मिस्टर जाहो के अफेयर की न्यूज मीडिया के सामने आ गई है। अच्छा हुआ कि हमने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं तो हमारे सारे पैसे डूब जाते। रात को हॉस्टल जाने पर शिटो जियांग से पूछती है कि अचानक से जाहो के अफेयर की खबर मीडिया को कैसे पता चली। जियांग कहती है कि शायद उनकी कंपनी से ही किसी ने यह खबर फैलाई होगी। शिटो कहती है कि खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मॉम ने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तभी शिटो के पास टिडाओ का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। उधर अपनी खबर एक्सपोज होने की वजह से जाहो की कंपनी को भारी नुकसान होता है और वो उसके लिए मिस वी के पास भी जाता है, क्योंकि वो उनकी कंपनी के अटॉर्नी है। मिस वी कहती है कि मैंने सभी ऑनलाइन न्यूज चैनल को पैसे देकर तुम्हारी खबर को दिखाना बंद कर दिया है और अब कुछ ही दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा। साथ ही मिस वी शिटो को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए जाहो हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन तभी वहां पर शिटो आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरह देखकर फिर से शॉक हो जाती है और गुस्से में जाहो को यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं तो यहाँ आपके साथ समय बिताने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे लगता है अब भी जाहो का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब तो यह है कि आपने उस दिन मुझसे झूठ बोला कि आपने ब्रेकअप कर लिया है। शिटो रोते हुए अपने सर पर लगी चोट भी बताती है जो चैंग की वजह से उसे लगी थी और वो गुस्से में यहाँ से चले जाती है। हॉस्टल में वो जियांग को कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने जाहो से ब्रेकअप कर लिया है। इतना कहकर वो जियांग से गले लगकर रोने लग जाती है। उधर रेस्टोरेंट में जियोंग जियाबाओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियाबाओ उससे ज्यादा लियांग के काम में इंटरेस्टेड होती है और वहां से चली जाती है। फिर हॉस्टल आने पर दोनों मिलकर एक चाइल्ड एक्टर चूज करते हैं जिसको वो अपने साथ चाइल्ड इवेंट में लेके जा सके, क्योंकि युक्सी तो गायब है और जियाजॉन को उसकी मॉम भेज नहीं रही है। अगले दिन रेबेका अपनी टीम के लिए अच्छा काम करने की वजह से जियांग को एक एक्सपेंसिव लैपटॉप गिफ्ट करती है। उधर जियाबाओ और लियांग सक्सेसफुली चाइल्ड एक्टर के साथ इवेंट में भाग लेते हैं। रात को ऑफिस में रेबेका जोहो से पूछती है, तुमने खुद जियांग को लैपटॉप क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों भेजा। इस पर जोहो सोचने लगता है। तब हमें पता चलता है कि मीटिंग के समय जियांग का लैपटॉप खराब हो गया था और जोहो ने ये बात नोटिस करके उसे रेबेका के हाथों एक नया लैपटॉप भिजवाया, क्योंकि अगर जोहो उसको देता तो वो शायद वापस कर सकती थी उसे। उधर जियाबाओ और जियोंग नाइट वॉक कर रहे होते हैं, तब भी जियाबाओ सिर्फ अपने काम की बात करती है। जियोंग उसको एक दिन मिट्योर शोवर देखने के लिए साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। वो मान भी जाती है। इसके बाद जियाबाओ देखती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर लियांग की इवेंट वाली फोटो को बुरी तरह से एडिट करके अपलोड किया है। फिर उसे पता चलता है कि ये काम लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड चैन का है। अब जियाबाओ इवेंट के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कहती है कि ओरिजिनल फोटो अपलोड कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजर चैन के डर से ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें इवेंट के समय वीडियो बनाने के लिए कहा था, अगर हम उसे अपलोड कर देंगे तो सही रहेगा। लेकिन जियाबाओ कहती है मैं तो वीडियो शूट करना भूल ही गई। उधर शिटो हिम्मत करके टिडाओ को बता देती है कि मेरी मॉम का जाहो के साथ अभी भी रिलेशन चल रहा है। यह सुनकर टिडाओ तो शॉक हो जाता है। टिडाओ को इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर शिटो चुपचाप चली जाती है। अब दूसरी तरफ बस में वेंडी जैंग को कहती है कि मैंने ही मिस्टर जोहो के कहने पर जाहो की अफेयर की खबर मीडिया वालों को दे दी थी। ये जानकर तो जियांग को जोहो की इस हरकत पर यकीन नहीं होता।
वो थोड़ी देर सोचने के बाद रेबेका को मैसेज करके कहती है कि तुम्हारी टीम में मैं वापस आना चाहती हूँ। अगले दिन जियांग ये बात शिटो को बता देती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मुझे जोहो को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। शिटो को विश्वास नहीं होता कि जियांग अपनी कंपनी को उसकी दोस्ती से ऊपर रखती है, इसलिए वो गुस्से में उसे भला बुरा कहकर चली जाती है। इसके बाद हॉस्टल में लियांग देखती है कि सोशल मीडिया पर उसे एक्ने से भरे हुए चेहरे की वजह से बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वो इस बात का गुस्सा जियाबाओ पर निकाल देती है और कहती है कि तुमने एजेंट होकर भी मेरा काम आसान बनाने की जगह मुश्किल कर दिया है। जियाबाओ इस बात से हर्ट होती है क्योंकि वो तो ये काम लियांग की दोस्ती की वजह से कर रही थी, लेकिन वो उसको एजेंट मानती है। लियांग के इस गुस्से से भरे बिहेवियर से दोनों में दोस्ती में तकरार आ जाती है। अगले दिन लियांग देखती है कि गुस्सा करने के कारण उसके चेहरे पर और भी ज्यादा एक्ने आ गए हैं। फिर जियांग ऑफिस में जोहो से पूछती है, आपने जाहो को एक्सपोज ना करने का प्रॉमिस किया था ना, लेकिन आपने उन्हें एक्सपोज कर दिया। जोहो कहता है कि मैं वो सब करूंगा जो कंपनी के लिए सही होगा। इसके बाद रेबेका जियांग को समझाती है, अगर हम जाहो को एक्सपोज नहीं करते तो कोई और उन्हें एक्सपोज कर देता, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाते समय रेबेका देखती है कि जियांग के पास जोहो का पेन है। दूसरी तरफ टिडाओ शिटो की मॉम के बारे में बता देता है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे शिटो से दूर रहने की एडवाइस देती है। इसके बाद पुलिंग कैपिटल में हमें रेबेका और जोहो की बातों से पता चल जाता है कि जोहो ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था, क्योंकि सुहेंग तो जाहो के अफेयर की खबर के साथ साथ शिटो की मॉम का नाम भी एक्सपोज करने वाला था, लेकिन जोहो ने उसे ऐसा करने से रोका और शिटो से रिलेटेड सारी जानकारी मिटा दी। प्रेजेंट में रेबेका जोहो से कहती है कि तुमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक पेन खरीदा था और उसे तुम हमेशा अपने साथ रखते थे, तुमने वो जियांग को क्यों दिया? इस पर जोहो कहता है कि अभी तक वो मेरी सबसे अच्छी इंटर्न रही है। रात को हॉस्टल में नाराज होने के बाद जियाबाओ लियांग के लिए एक एड का ऑफर लेकर आती है, जिसमें उसे एक्ने ट्रीटमेंट का स्पोक पर्सन बनना है, लेकिन लियांग इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना ही कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस बात को लेकर फिर से दोनों में बहस होने लग जाती है और जियाबाओ अपनी एजेंट की नौकरी से इस्तीफा देकर गुस्से से बाहर चले जाती है। अगले दिन लियांग एक्ने ट्रीटमेंट करवा लेती है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और वो इस प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर लेती है। उधर टिडाओ जब शिटो से बात करने के लिए जाता है, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे तुरंत घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके एग्जाम पास होने की खुशी में पार्टी रखी होती है। इसके बाद जियांग शिटो से मिलकर उससे माफी मांगती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर एक्ने ट्रीटमेंट के बाद लियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसका शुगर लेवल कम होने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए जियांग उसको अपनी चॉकलेट ड्रिंक देती है। लियांग उसे पीने के बाद और मीठी चीजें खाने की जिद करती है क्योंकि उसने पिछले 7 सालों से आज मीठी चीज खाई है। इस तरह लियांग कुछ घंटे तक सिर्फ मीठी चीजें ही खाती है। दूसरी तरफ टिडाओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी शिटो उसे मैसेज करके बुला लेती है। अब जैसे ही वो जाने लग जाता है, तभी उसकी मॉम कहती है कि तुमने अब तक उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया बेटा? टिडाओ उनकी बातें सुने बिना ही चला जाता है और शिटो के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं रात को जियाबाओ जब रूम में आती है, तब उसे जियांग बताती है कि लियांग अपना सारा सामान पैक करके अचानक बिना बताए कहीं चली गई है। अगले दिन पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब फंडिंग उठाएंगे ताकि एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएं। फंडिंग लाने की जिम्मेदारी फिर रेबेका अपने कंधों पर ले लेती है और अपनी टीम को अपने साथ एक टेक्नोलॉजी इवेंट में चलने के लिए कहती है। रात को जियांग के पास लियांग का मैसेज आता है, जिसमें वो अपनी लोकेशन बताती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग की बात जियाबाओ को नहीं बताती और जियाबाओ लियांग की टेंशन में बहुत रोने भी लग जाती है। अगले दिन लियांग जब मेटियोर शोवर देखने के लिए हिल स्टेशन जाती है, तभी उसे होटल में यूक्सी टकराता है जो यहाँ मेटियोर शोवर की पिक्चर्स लेने के लिए आया था। वहीं रेबेका अपनी टीम के साथ टेक्नोलॉजी इवेंट में जाती है, जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी के लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मैंग के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए खड़े होते हैं। जब मैंग खाना खाने के लिए जाता है तो रेबेका उससे बात करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इवेंट से जाते समय जियांग रेबेका से पूछती है, क्या मैंग हमारी कंपनी को फंडिंग देने वाले हैं कि नहीं? रेबेका कहती है, मैं तो मैंग से फंडिंग लेना ही नहीं चाहती और ना ही मैंने इस बारे में उससे बात की। दरअसल मैंने तो मैंग से उनके फेवरेट गेम के बारे में बात की है और उन्हें उस गेम की बहुत एक्सपेंसिव टिकट गिफ्ट भी की है। ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे मैंग के साथ बात करते हुए देखकर छोटी छोटी कंपनी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और हम उनसे कम वैलिडेशन पर फंडिंग ले पाए। उधर शिटो टिडाओ मिटोर शोवर देखने के कैंपिंग करते हैं और वहाँ खाना बनाकर खाते हैं। फिर टिडाओ उससे पूछता है कि हायर स्टडीज के लिए बीजिंग जाने वाला हूँ, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? हम वहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट ले सकते हैं और तुम्हें वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। शिटो साथ चलने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर लियांग होटल के बाहर मेटेओर शोवर देखने के लिए जाती है, तभी वहां उसे फिर से युक्सी मिलता है जो उससे इस तरह अचानक से चले जाने के लिए माफी भी मांगता है। वहीं पुलिंग कैपिटल में लिफ्ट खराब होने के कारण जियांग सीढ़ियों से जाती है जहां जोहो उसको मिलता है और जियांग उसके सामने सिर्फ रेबेका की तारीफ करती है। बाहर निकलते समय जियांग जोहो से कहती है कि आज मेटेओर शोवर होने वाला है, इसलिए मैं पैदल जाऊंगी और रात में एंजॉय करूंगी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल जाते हैं।
कुछ दूर आगे जाने पर जियांग देखती है कि जो वापस ऑफिस जा रहा है। इससे वो समझ जाती है कि वो उसे नीचे तक छोड़ने के लिए आया था। उधर लियांग युक्सी को सारी बातें बताने के बाद कहती है, सारी गलती मेरी है, मुझे इस तरह से जियाबाओ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जियाबाओ ने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही वो उससे पूछती है कि तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए। युक्सी कहता है कि मीटर शुवर 100 सालों के बाद एक बार होता है और मैं उसकी पिक्चर्स लेने के लिए 4 दिनों से लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर दोनों मीटियोर शुवर देखते हैं और विश मांगते हैं। विश मांगते समय युक्सी लियांग की बहुत सुंदर तस्वीर खींचता है। वहीं शिटो टिडाओ और जियाबाओ जियोंग भी काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन लियांग वापस हॉस्टल जाती है और जियाबाओ से माफी मांगती है, जिससे उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। लियांग उस सेकने वाले एड कमर्शियल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पुलिंग कैपिटल में होने वाले फंडिंग इवेंट में रेबेका देखती है कि जियांग जोहो से बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए वो उसे बता देती है कि तुम्हें लैपटॉप जोहो ने ही दिया है और शिटो की मॉम का नाम मीडिया में ना आए, ये काम भी जोहो ने ही किया है। जोहो ने ही शिटो की मॉम का नाम आने से बचाया है। सक्सेसफुली फंडिंग मिलने के बाद जियांग ऑफिस के तीनों बोर्ड मेंबर्स के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रेबेका जोहो की कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड थी और ये जानकर जियांग बहुत हर्ट होती है। वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे जैन्यू मिलता है, जो उसके साथ सड़क किनारे डिनर करता है और फिर उसे एक बार फिर प्रपोज करता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना क्या इस बार जियांग ने जैन्यू को हाँ कहा होगा। आज हम 20 योर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 31 से 35 देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग जब सुबह बस से ऑफिस जा रही होती है, तभी वो रात के बारे में सोचती है जब जैन्यू ने उसको एक बार फिर प्रपोज किया था और कहा था मैं जोहो की तरह मैच्योर दिखने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जियांग ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जोहो की तरह कभी नहीं बन सकते। प्रेजेंट में जियांग को उसका कलीग बताता है कि जोहो के कहने पर पुलिंग कैपिटल बाई बॉक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन पुलिंग की कॉम्पिटिटर ज्वांडा कंपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही है। हालांकि उन्होंने इसी तरह की एक दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की है। इसके बाद जियांग जब जोहो को रेबेका की केयर करते हुए देखती है, वो बड़ी उदास हो जाती है। रेबेका उसे मनाने के लिए आती है और वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। जियांग रेबेका से पूछती है कि तुम जोहो से कैसे मिली और तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। रेबेका बताती है कि जोहो कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था और उसके एरोगेंट नेचर से इंप्रेस होकर मैंने उसे प्रपोज किया। इस तरह 4 सालों तक हमारा रिलेशनशिप चला और जब कॉलेज के बाद जोहो बीजिंग चला गया तो दोनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। उधर दिखाते हैं लियांग और युक्सी को, जो दोनों घर की सफाई करती हैं। वहीं शिटो को उसका डायरेक्टर शाबाशी देता है और साथ ही वो शिटो को एचआर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी की एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की पूरी जिम्मेदारी देता है। शिटो ये देखकर शॉक रह जाती है कि इस कंपनी का नाम विशी है। दूसरी तरफ रेबेका जियांग को अपने साथ एक प्राइवेट वाइन पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है, जहां बहुत बड़े लोग आने वाले हैं। इधर लियांग काम करने के बाद थक हार कर सो जाती है और युक्सी जब घर आता है तो लियांग उसके साथ डिनर के लिए बाहर जाती है, जहां वो उससे दोबारा माफी मांगती है और फिर एक साथ टीम की तरह काम करने के लिए कहती है। युक्सी भी इसके लिए मान जाता है। जाते समय वो लियांग को एक गिफ्ट देकर जाता है। लियांग देखती है कि इसमें उसकी तस्वीर है जो युक्सी ने मेट्योर शुवर के साथ विश मांगते दौरान ली थी। उधर मिस वी जाहो से कहती है मैं अब तुम्हारी कंपनी की अटर्नी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बेस्ट असिस्टेंट को भेज सकती हूँ। वहीं जियाबाओ जब जियोंग से मिलती है तो फिर से अपने काम की ही बात करने लगती है। ये देखकर जियोंग कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी टीम के साथ खुश रहती हो, मेरे साथ लगता है तुम्हें खुशी मिलती ही नहीं। फिर हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियांग वाइन पार्टी के लिए लियांग की हेल्प से एक ऐसी ड्रेस चूज करती है जिससे सभी के टेंशन उसे मिल पाए। अगले दिन जियाबाओ, लियांग और युक्सी मिलकर एक साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिससे फ्यूचर में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और लियांग सारी जिम्मेदारी जियाबाओ को दे देती है। फिर युक्सी बताता है कि मेरी मॉम जियाजुआन को यहाँ वापस भेजने के लिए मान गई है, लेकिन सिर्फ वीकेंड्स पर, क्योंकि वीकडेज पर उसे बीजिंग में स्कूल भी जाना होगा, यानी कि वीकेंड पर वो यहाँ पर आ जाएगा और शूट के बाद वापस चला जाएगा। लियांग भी इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ टिडाओ और शिटो बीजिंग जाने के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी टिडाओ को चैंग और उसकी मॉम दिखाई देती है, इसलिए वो शिटो को वहीं छोड़कर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। इसी बात से शिटो हर्ट भी हो जाती है। वापस आने पर टिडाओ बताता है कि ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हें उनके सामने घबराना ना पड़े। उधर वाइन पार्टी में जियांग ऐसी ड्रेस पहनकर जाती है जो वहां के ड्रेस कोड से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए सभी उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जोहो मिस्टर ली से बात करने जाता है और जियांग को तब तक वहीं खड़े रहने के लिए कहता है, लेकिन जियांग तो उनसे पहले मिस्टर ली से मिल जाती है और मिस्टर ली जियांग को उसकी ड्रेस की वजह से ताना मार कर चले जाते हैं। ये देखकर जोहो जियांग को दूर लेकर जाता है और उसे डांटता है क्योंकि वो मिस्टर ली से बहुत जरूरी बात करने वाला था, लेकिन जियांग की इस वजह से सारे किए किराए पर पानी फिर गया। जोहो कहता है कि तुम्हारे कारण पुलिंग कैपिटल को इतने बड़े आदमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब सुनकर जियांग की आंखों में आंसू
आंसू आ जाते हैं और वो पूछती है, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ मेंबर हूँ? जोहो कहता है, हाँ हो। जाते समय जोहो कहता है कि या तो ये ड्रेस बदल लो, नहीं तो घर चले जाओ। इस सबसे जियांग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर जाने लग जाती है। रास्ते में जोहो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है क्योंकि इतनी रात को टैक्सी मिलना मुश्किल है। उधर हॉस्टल में जियाबाओ कंफ्यूजन में ये सोच रही होती है, क्या वो जियोंग को सच में प्यार करती भी है या नहीं। तभी वहां पर जियांग आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बात बताकर फूट फूट कर रोने भी लगती है। दूसरी तरफ टिडाओ को उसकी मॉम ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है क्योंकि टिडाओ ने उनसे कहा था कि वो शिटो से ब्रेकअप कर चुका है। अगले दिन जियांग जोहो को नॉर्मल बॉस की तरह ट्रीट करती है। तीनों बोर्ड मेंबर्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू 10% कम हो गई है। वहीं दिखाते हैं तो योक्सी लियांग और जियाबाओ को उस एग्जीबिशन में लेके जाता है जहां उसकी पिक्चर को अवार्ड मिला था। लियांग और जियाबाओ पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। तभी युक्सी को मैनेजर बताता है कि एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी ने तुम्हारे काम को पसंद किया है और वो तुम्हें अपनी टीम में रखना भी चाहते हैं। युक्सी उनसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है, लेकिन लियांग चुपके से इन दोनों की बात को सुन लेती है। दूसरी तरफ टिडाओ को शिटो के बैग में रखी फाइल से पता चल जाता है कि वो विशी कंपनी के साथ काम कर रही है। हॉस्टल में जियाबाओ अभी भी उसी कंफ्यूजन में होती है कि क्या वो जियोंग को पसंद करती भी है या नहीं। रात भर सोचने के बाद अगले दिन जियाबाओ हिम्मत करके जियोंग से ब्रेकअप करने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। अब इससे पहले वो कुछ कह पाती, जियोंग बताता है कि 2 दिन बाद आंटी इस रेस्टोरेंट को बेचने वाली है। खैर जियाबाओ खुद तो नहीं बता पाती, लेकिन वो मैसेज करके ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। अब रात को जियोंग जब खाना देने के लिए आता है तभी वो बताता है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है। साथ ही अगले दिन सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो एक खुशखबरी देना चाहता है। अगले दिन यहाँ दिखाते हैं तो जो अपने डूबते हुए इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए मिस्टर मैंग से बात करने के लिए जाने वाला है और इसकी फाइल जब वो जैंग से लेने के लिए जाता है तो वो उसे अपनी डेस्क से लेने के लिए कहकर चली जाती है। उधर टिडाओ अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जाता है, लेकिन तभी वहां पर शिटो आ जाती है, पर टिडाओ उसे ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं जोहो को मिस्टर मैंग नहीं मिल पाते और उसे उदास होकर वापस लौटना पड़ता है। अब रात में ग्रुप डिनर के समय जियोंग सभी को कहता है कि जियाबाओ कॉलेज के बाद यहीं रहने वाली है, इसलिए मैं भी उसका साथ देने के लिए यहीं रहूंगा। इसलिए मैं 2 दिन बाद ये रेस्टोरेंट खरीदने वाला हूँ। फिर सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं जिसमें टिडाओ को शिटो को किस करने का डेयर मिलता है, लेकिन शिटो उसे किस करने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। कहती है, मुझे पता है तुम अपनी फैमिली के कहने पर ब्लाइंड डेट पर गए थे, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है तो एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करनी होगी। इतना कहकर शिटो वहां से चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर लियांग युक्सी से कहती है कि तुम्हें अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए चाइनीज कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन युक्सी कहता है मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया। लियांग ये सुनकर बड़ी खुश होती है। फिर अंदर वापस गेम होता है शुरू और जियाबाओ इस बार हिम्मत करके जियोंग को कह देती है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर बेचारे जियोंग का दिल टूट जाता है और वो जियाबाओ के साथ दोस्ती तोड़कर चला जाता है। अगले दिन दिखाते हैं तो जियांग जब ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि जोहो मिस्टर मैंग से मिलने के लिए सुबह जल्द ही बीजिंग चले गए हैं। वहीं शिटो के आइडिया को सुनकर एचआर उसके कंधों पर जाहो की कंपनी के एनुअल फंक्शन की सारी जिम्मेदारी डाल देता है। उधर लियांग, जियाबाओ और युक्सी अपने नए स्टूडियो के लिए जगह देखने के लिए जाते हैं। फिर युक्सी जियोंग के पास जाता है जो रेस्टोरेंट खरीदने का प्लान छोड़कर अपने घर जाने वाला है क्योंकि जियाबाओ ने तो उसे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद युक्सी और टिडाओ जियोंग के साथ लंच करने के लिए जाते हैं ताकि एक दूसरे से बात करके उसका मन हल्का कर पाए। बातों ही बातों में युक्सी कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है। इसके बाद देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और जोहो बीजिंग में इतने दिनों तक मिस्टर मैंग का इंतजार करता है। तब जाकर वो जोहो से 5 मिनट बात करने के लिए मानते हैं, लेकिन वो बाई बॉक्स प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने से मना कर देते हैं। अब पुलिंग कैपिटल में खतरे के बादल छाए हुए हैं क्योंकि मिस्टर मैंग उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ज़्वांडा के ज़ेजियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे पुलिंग कैपिटल को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और शायद ये हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। इसके बाद जियांग के पूछने पर रेबेका बताती है कि जोहो इन सब की टेंशन से डिप्रेस्ड होकर अपने होम टाउन छुट्टियां मनाने के लिए चले गए हैं। जियांग को ये सुनकर बड़ी टेंशन हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके उसके पास जाने लगती है। तभी उसके रूममेट पूछते हैं कि तुम तो जोहो से सख्त नफरत करती थी, अचानक उसके लिए ये क्यों कर रही हो? जियांग कहती है मैंने जोहो को भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। इतना कहकर जियांग चले जाती है और एक लड़की आकर जियाबाओ को टिफिन देकर कहती है ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है। जियाबाओ देखती है कि टिफिन में उसके फेवरेट मीट बॉल्स हैं और वो युक्सी को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि आज जियोंग अपने घर जाने वाला है। यह सुनकर जियाबाओ भागती हुई रेलवे स्टेशन जाती है और जियोंग से माफी मांगती है, लेकिन जियोंग उसे कुछ भी कहे बिना चले जाता है। उधर ज़ेन्यू को उसका कोच दुनिया की सबसे बेस्ट तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने के लिए 1 साल के लिए जर्मनी भेजना चाहता है,
लेकिन ज़ेन्यू जियांग के चक्कर में इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। दूसरी तरफ युक्सी जब अपनी मॉम से बात करता है तब हमें पता चलता है कि जाजुआन को वो इस शहर भेजने के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि युक्सी ने बताया कि उसकी यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड है और इस बार वो जाजुआन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। वहीं जियांग पता ढूंढते हुए किसी तरह जोहो के होम टाउन में उसके डैड के होटल में पहुंच जाती है, जहां वो जोहो को पौधों में पानी देता हुआ देखती है। जोहो जब पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जियांग कहती है कि मैं यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आई हूँ, ना कि आपसे मिलने के लिए। जोहो रिसेप्शन में जाकर रजिस्टर देखता है कि इस समय एक भी रूम खाली नहीं है। वो कहता है तुम्हें दूसरे होटल में जाना चाहिए। जियांग यहाँ से जाने ही लगती है, तभी वहां पर जोहो के डैड आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जियांग जोहो के ऑफिस में काम करती है तो वो उसे रहने के लिए जोहो का कमरा दे देते हैं। रात को युक्सी अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए लेके आता है और बहाना बनाकर कहता है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड काम में बिजी है इसलिए वो डिनर के लिए नहीं आ सकती, लेकिन हाँ वो कल रात आ सकती है। ये बात युक्सी जब लियांग और जियाबाओ को बताता है तो वो दोनों उसके साथ गर्लफ्रेंड बनकर चलने को तैयार हो जाते हैं। उधर जियांग जोहो के बेड पर आराम से सोती है, लेकिन बेचारे जोहो को अपने डैड के रूम में जमीन पर सोना पड़ता है। वहीं शीटो के पास टिडाओ का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है, इसलिए अब हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर शिटो बड़ी खुश हो जाती है। सुबह होने पर जोहो के डैड जियांग को ब्रेकफास्ट देते हैं जो खुद जोहो ने उसके लिए बनाया था। फिर वो जोहो के पास छत पर जाती है जहां वो दोनों मिलकर कपड़े सुखाते हैं। जियांग जोहो से कहती है मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि कंपनी में सबको आपकी जरूरत है और आप यहाँ कर बैठ गए। जोहो कहता है कि तुम इतने समय तक मेरी असिस्टेंट थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उधर युक्सी लियांग को जाजुआन के साथ सक्सेसफुली फोटोशूट करवा लेता है और वो उन्हें फिर से डिनर पर गर्लफ्रेंड बनकर आने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती हैं। दूसरी तरफ बीच पर शिटो और टिडाओ एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं और किस भी करते हैं। अब रात को डिनर के समय युक्सी के मॉम डैड उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो पिछली बार की तरह बहाने करने लगता है कि आज वो नहीं आ सकते। पर तभी वहां पर जियाबाओ आ जाती है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। वो सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं, तभी वहां पर लियांग आ जाती है जो जियाबाओ को युक्सी की गर्लफ्रेंड बनते हुए देखकर वापस चली जाती है। युक्सी लियांग को बाहर छोड़ने के लिए जाता है, तभी उनकी बातों से पता चल जाता है कि युक्सी और लियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया। इसके बाद जब डिनर के बाद जियाबाओ हॉस्टल आ जाती है, वो लियांग से कहती है मैं युक्सी को पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करोगी। लियांग अपनी दोस्त की खुशी के लिए ऐसा करने के लिए मान जाती है। फिर जियाबाओ ये बात शिटो और जियांग को बताती है। जियांग कहती है कि आज जोहो ने स्पेशली मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और रात को उनके रूम में सोई थी मैं। ये सुनकर शिटो और जियाबाओ को लगता है कि जोहो भी जियांग को पसंद करता है। अगले दिन ज़ेन्यू जियाबाओ से मिलकर जियांग का पता ले लेता है और वहीं शिटो टिडाओ के साथ अपने डैड की ग्रेव पर जाती है। उधर जियांग को पुलिंग कैपिटल से एक बुरी खबर मिलती है और जोहो के डैड बताते हैं कि जोहो बीच पर गया। जियांग को लगता है कि जोहो बुरी खबर को सुनने के बाद खुद मरने के लिए कहीं चला ना गया हो, इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाती है। लेकिन वो देखती है कि जोहो तो बड़े ही मजे से समुद्र का नजारा एंजॉय कर रहा है क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। फिर जियांग उसे बताती है कि पुलिंग कैपिटल का मार्केट शेयर 15% हो गया है और जुआंडा ने 75% मार्केट शेयर ले लिया है। इस वजह से उनका बाय बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, जबकि जुआंडा का तो जीजन कस्टमर से भरा हुआ है। जो कहता है भले इस समय जुआंडा हमसे आगे चल रहा हो, लेकिन बाय बॉक्स ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके लॉन्च होने पर मार्केट से जुआंडा का पत्ता साफ हो जाएगा और फिर से हम टॉप पर आ जाएंगे। इससे जियांग समझ जाती है कि जोहो यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने का इंतजार कर रहा है। ये सब जानने के बाद जियांग फिर से उसकी टीम में आना चाहती है। इसके बाद लंच प्रिपेयर करते समय जियांग को जोहो के डैड बताते हैं कि आज तक कभी भी जोहो किसी कलीग को घर पर नहीं लाया, इसलिए तुम ही वो पहली इंसान हो जिसे जोहो अपने घर लेकर आया है। उधर ज़ेन्यू भी पता ढूंढते हुए जोहो के होटल पहुंच जाता है और जैसे ही वो अंदर जाने लग जाता है तभी उसे जियांग और जोहो दिखाई देते हैं, जिससे वो छुप कर उनकी बातें सुन लेता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जियांग जोहो को कितना पसंद करती है और उसके साथ कितना खुश है। अब रात होने वाली थी, इसलिए ज़ेन्यू यहीं रुकने का फैसला करता है। फिर वो जोहो के डैड के पास रूम के लिए जाता है। वो कहते हैं कि सारे रूम तो बुक हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे बेटे के रूम में भी उसकी कलीग रुकी है। ये सुनकर तो ज़ेन्यू वहां से चला जाता है। उधर शिटो टिडाओ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में टिडाओ को उसकी मॉम रोक लेती है और पूछती है तुम बिना बताए हॉस्टल क्यों चले गए थे। टिडाओ उनके सवाल का जवाब दिए बिना ही शिटो के साथ चले जाता है। फिर शिटो उससे पूछती है कि हमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोलने का वादा किया था, लेकिन तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुम अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगे हो। टिडाओ कहता है कि अगर मैं झूठ नहीं कहता तो हम फिर से साथ नहीं हो पाते। शिटो कहती है कि अगर हम इसी तरह हमारे रिलेशन को बचाने के लिए झूठ बोलते रहेंगे तो एक दिन हम इस रिलेशन से सख्त नफरत करेंगे और हमें फिर अलग होना पड़ेगा। इससे पहले कि हम एक दूसरे को हर्ट करें,
हमारा सही समय यहीं पर अलग हो जाना ठीक होगा। इतना कहकर शिटो टिडाओ से ब्रेकअप करके रोती हुई चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिटो को बुखार आ गया है और लियांग उसका ध्यान रख रही है। अगले दिन एक तरफ जियाबाओ और युक्सी की मॉम बाहर किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं, तो वहीं युक्सी अपने डैड के साथ होटल में लंच कर रहा होता है। इस दौरान वो कन्फेस कर लेता है कि ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही इस शहर में मेरा कोई बंगला है। युक्सी के डैड कहते हैं कि बेटा, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है क्योंकि तुम झूठ बोलने में इतने स्मार्ट नहीं हो। फिर वो युक्सी को कहते हैं कि लियांग तुम्हारे टाइप की लड़की है और अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसके बाद युक्सी के पेरेंट्स जियाजुआन को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जोहो जियांग को बताता है कि उसकी बाय बॉक्स टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और हम वापस से अब शहर जाने वाले हैं। जियांग जब सामान लेकर बाहर आती है तभी उसे होटल के सामने गाड़ी में ज़ेन्यू सोया हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ेन्यू कहता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था और सुबह वापस जाने वाला था लेकिन अलार्म नहीं बजा। जियांग को बुरा लगता है कि ज़ेन्यू उसके पीछे इतना पापड़ क्यों बेल रहा है। तभी वहां पर जोहो गाड़ी लेकर आ जाता है और जियांग उसके साथ चली जाती है। रात को शिटो ओवर टाइम करती है और टिडाओ का कॉल भी नहीं उठाती। उधर टिडाओ शिटो को देने के लिए कुछ दवाइयां जियांग को देती है। जियांग के पूछने पर वो बता देता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन लियांग अपने स्टूडियो में हमेशा की तरह फोटोशूट करवाती है और वो जियाबाओ के साथ मिलकर युक्सी को उसके काम से खुश होकर गिफ्ट भी देती है। उधर पुलिंग कैपिटल में जाहो को मिस्टर वैंग वीडियो कॉल पर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं तुम्हारे बाई बॉक्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन ज्वांडा के जीजन प्रोजेक्ट ने तुमसे पहले ही इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर मीटिंग में जोहो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी नई है, इसलिए इसमें कुछ कमियां हैं और हम बाई बॉक्स प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का तभी इस्तेमाल करेंगे जब इसकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। सुएंग कहता है कि तब तक पैसे खत्म होने की वजह से हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है। जोहो कहता है कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा लेकिन इसे फेल नहीं होने दूंगा। सुहेंग जोहो का पागलपन देखकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ शिटो देखती है कि विशी की गेस्ट लिस्ट में उसकी मॉम का भी नाम है। वहीं मिस वी विशी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी असिस्टेंट को हैंड ओवर कर देती है और उसकी असिस्टेंट कल होने वाली एनुअल पार्टी पर जाहो से खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 20 रिक्वेस्ट करती है और वो भी मान जाती है। वहीं शिटो रात को ओवर टाइम करती है तो उसको देखकर डायरेक्टर उसके काम की काफी तारीफ करता है और बताता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मिस वी का जूनियर था। साथ ही वो बताता है कि मिस वी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। इससे शिटो समझ जाती है कि उसे ये नौकरी उसकी मॉम की वजह से मिली। अगले दिन जोहो और रेबेका को पता चल जाता है कि उनकी कंपनी से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। दूसरी तरफ शिटो इवेंट शुरू होने से पहले सारा इंतजाम कर लेती है। उधर जियाजुआन को दिखाते हैं तो पियानो क्लास के दौरान उसका पेट दर्द होने लगता है, इसलिए लियांग उसे लेकर वापस आ जाती है। रास्ते में लियांग को पता चलता है कि जियाजुआन ने क्लास से जल्दी आने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। वहीं शिटो को वॉशरूम में उसकी मॉम मिलती है जो उसे बताती है कि विशी को मैंने अपने असिस्टेंट को हैंड ओवर कर दिया है, अब वही संभालेगी सब कुछ। आज के बाद मेरा जाहो से कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हर चीज से पीछा छूट गया है। वो कहती है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है बेटा। पर शिटो उन्हें इतना कहकर चली जाती है कि अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा और टिडाओ का ब्रेकअप हो गया है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड्स यहाँ पर खत्म होते हैं। वेलकम माय डियर रॉकेट्स 20 ईयर लाइफ ऑन के एपिसोड 36 से आज हम 40 तक देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस से कुछ फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी करके चुपके से लेके जा रही है और उसे अपने पुराने कलीग को दे देती है जिसके साथ वो पहले वाली कंपनी में काम किया करती थी। दरअसल इसमें ज्वांडा कंपनी की कमियां बताई गई है और जियांग ने ये सब कुछ जोहो के कहने पर ही किया है। दूसरी ओर एनुअल इवेंट में शिटो ऑर्गेनाइजर होने के नाते चैंग जाहो और उसकी वाइफ का वेलकम करती है। एक तरफ तो जाहो अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तो वहीं चैंग शिटो से बात करता है और पिछली बार के लिए माफी भी मांगता है। डिनर के बाद मिस वी अपनी असिस्टेंट को जाहो और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं जो जाहो से उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिस वी बीच में ही आकर उन्हें जवाब देने से रोक देती है और यहाँ से भेज देती है। फिर वो रिपोर्टर मिस वी को जाहो के साथ उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा है। मिस वी कुछ कह नहीं पाती, तभी शिटो वहां से उनको लेके जाती है और घर भेज देती है। चैंग उससे पूछता है क्या तुम मिस वी को जानती हो। शिटो बताती है कि अरे जानती हो, वो मेरी मॉम है। ये सुनकर चैंग शॉक रह जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि लियांग को इस बार टॉप 10 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये सब उसकी टीम की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उधर पुलिंग कैपिटल को लॉस में चलता देखकर धीरे धीरे एम्प्लॉय छोड़कर जाने लग जाते हैं। रेबेका जियांग से पूछती है क्या वेंडी भी नौकरी छोड़कर चली गई, तो जियांग बताती है कि वेंडी रिलेशनशिप में है इसलिए शायद वो आजकल इतनी छुट्टियां ले रही है। वहीं शिटो देखती है कि उसकी मॉम के अफेयर की खबर एक्सपोज हो गई है और वो छुट्टी लेकर चली जाती है। दूसरी ओर मिस वी अपनी कंपनी से रिजाइन कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अफेयर की खबर की वजह से कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे।
वहीं जाहो और उसकी वाइफ क्वेन के बीच इस अफेयर की खबर को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें क्वेन कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में 3 साल पहले पता था, पर मैंने इसके बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम अपनी फैमिली के लिए वी को छोड़ दोगे। अब इन दोनों की बात को चैंग सुन लेता है और रोते हुए बेचारा अपने कमरे में चले जाता है। क्वेन उसके पास जाती है तो चैंग पूछता है कि अगर आपको ये बात 3 साल पहले पता थी तो आपने इसको छुपाया क्यों? क्वेन कहती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत से गुजरो। चैंग अपनी मॉम को इन सभी का जिम्मेदार कहकर गुस्से में बाहर चला जाता है। उधर शराब पीकर मिस वी का बहुत ही बुरा हाल होता है, लेकिन शिटो उन्हें संभाल लेती है। अगले दिन शिटो को उसके रूममेट्स हिम्मत देते हैं और उसका मन हल्का करने के लिए काफी हंसी मजाक भी करते हैं, जहां बातों ही बातों में शिटो सभी को बता देती है कि वो अपनी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करती है। खैर इवनिंग में जब शिटो घर आती है तभी उसे चैंग मिलता है और दोनों में बातों ही बातों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। चैंग कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से सख्त नफरत हो गई है और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर उनसे दूर जाना चाहता हूँ। शिटो फिर उसको समझाती है कि देखो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जॉब की और मॉम से पैसे लेना बंद कर दिया, लेकिन आज जो मेरे पास नौकरी है वो मेरी मॉम की वजह से ही है। उधर ज़्वांडा कंपनी के ईजियन प्रोजेक्ट में खराबी आ गई थी और अब पुलिंग कैपिटल के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम था अपने बाई बॉक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। जोहो के पास मिस्टर मैंग का कॉल आता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जब तक उनकी कंपनी से टेक्नोलॉजी लीक करने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इस मुश्किल समय में जियांग जोहो को कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो जोहो भी जियांग से हैंडशेक कर लेता है। अगले दिन लियांग और जियाजुआन का एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो खुद को रियल भाई बताते हुए भर भर के झूठ कहते हैं और बचपन के झूठे किस्से सुनाते हैं। उधर दिखाते हैं तो शिटो अपने इंटर्नशिप के आखिरी दिन पर बोर्ड मेंबर्स को अपना एक्सपीरियंस बताती है जो उसने इतने महीनों तक इंटर्नशिप के दौरान सीखा था। शिटो का जवाब सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स काफी इंप्रेस हो जाते हैं। आज शिटो ने जिन सवालों के जवाब दिए हैं उसके बेसिस पर ही उसे इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिलेगी। दूसरी ओर अमांडा भी पुलिंग कैपिटल छोड़ देती है और वो बाकी लोगों को भी छोड़ने के लिए कहती है। तभी इतने दिनों के बाद छुट्टी से वेंडी वापस आ जाती है और वो जियांग के साथ लंच एंजॉय करती है। वहीं लियांग अपने झूठे भाई बहन के रिलेशन की वजह से एक के बाद एक एड कमर्शियल शूट किया जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिटो को डायरेक्टर बताता है कि तुम्हें परमानेंट जॉब मिल गई है, कांग्रेचुलेशंस। शिटो पूछती है कि ये जॉब मेरे काम के लिए मिली या फिर मेरी मॉम की वजह से। डायरेक्टर कहता है कि दोनों। ये सुनकर शिटो जॉब छोड़ देती है और बाहर जाने पर उसे फिर चैंग मिलता है जो उससे फिर से एडवाइस लेने के लिए आया था। उधर पुलिंग कैपिटल में टेक्नोलॉजी लीक करने वाला चोर पकड़ा नहीं जाता, इसलिए जोहो अपने सभी जमीन जायदाद बेचकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला होता है। सुहेंग उसे समझाता है कि देखो ऐसा करने से कंपनी के साथ तुम भी डूब जाओगे, लेकिन जोहो कहता है कि मुझे अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। अब सुहेंग उसे कहता है कि तुम अपने पैसे अभी मत लगाओ, मैं खुद उस चोर को पकड़ने में लग जाता हूँ। फिर जोहो थकान के मारे वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऑफिस में सभी जा चुके हैं सिवाय जियांग के। जोहो ये देखकर बड़ा खुश होता है और उसके इस मुश्किल समय में जियांग उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहता है। अब अगले दिन जियाबाओ फाइनली युक्सी को बताने वाली थी कि वो उसे कितना पसंद करती है और उसने युक्सी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी ऑर्डर किया होता है। यहाँ पुलिंग कैपिटल में सुहेंग जियांग को बुलाता है और एक उसे फाइल देते हुए कहता है इस समय तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। जियांग इस फाइल को लेकर जोहो के पास जाती है और इसके बारे में पूछती है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि कल मिस्टर मैंग से जल्दी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सुहेंग ये आइडिया देता है कि जियांग के ऊपर उस टेक्नोलॉजी लीक का इल्जाम डाल देना चाहिए। रेबेका इसके लिए मना करती है पर जोहो इसके लिए मान जाता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब प्रेजेंट में जियांग पूछती है कि आखिर मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया, तो जोहो हाथ जोड़कर उससे कहता है कि इस समय पुलिंग कैपिटल को मिस्टर मैंग के पैसों की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हमें किसी न किसी के ऊपर तो ये इल्जाम डालना ही था और तुमसे ज्यादा हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जियांग भी कह देती है कि आपको पता है मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इस तरह का मेरा फायदा उठा रहे हैं। जोहो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी को बचाना ज्यादा जरूरी है। मेरी लाइफ में प्यार का 10% ही रोल है। लेकिन जियान बड़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी इस नौकरी को छोड़कर चली जाती है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि जोहो इतना सेल्फिश इंसान है। दूसरी तरफ जियाबाओ युक्सी को कुछ कह पाती उससे पहले युक्सी उसे बता देता है कि वो लियांग से प्यार करता है और फिर वो लियांग को पटाने में जियाबाओ की ही मदद मांगता है। अब जियाबाओ भी क्या करती, अपने दोस्त के लिए खुद के प्यार को ठोकर मार देती है और युक्सी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी वहां पर वो स्पेशल गिफ्ट आ जाता है जिसमें जियाबाओ ने युक्सी को प्रपोज किया था। युक्सी इस गिफ्ट को देख लेता है और जियाबाओ यहाँ से भाग जाती है। उधर जो जियांग को जाते हुए देखकर काफी इमोशनल होता है।
वहीं क्यूएन को पता चल जाता है कि चैंग घर छोड़कर भाग गया है। रास्ते में पैदल जाते समय लियांग को ज़ेन्यू देख लेता है जो बस से ट्रेनिंग के लिए कहीं जा रहा था। जब वो देखता है कि जियांग ने नौकरी छोड़ दी है तो वो बस को जाने देता है और खुद जियांग के साथ बैठ जाता है। जियांग भी ज़ेन्यू का मास्क पहनकर फूट फूट कर रोती है और जोहो भी गाड़ी चलाते हुए सिर्फ जियांग के बारे में ही सोचता है। अगले दिन जियांग नींद से बहुत ही लेट उठती है, जिस वजह से उसके रूममेट्स को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। जब वो इस बारे में जियांग से पूछते हैं तो वो उन्हें कल की हुई सारी बातें बता देती है। ये जानकर तो तीनों जोहो को बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक देती है। फिर शिटो जियांग से कहती है कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है और अब हम दोनों मिलकर नई जॉब ढूंढेंगे। इसके बाद लियांग, जियाबाओ, युक्सी और जियाजुआन एक चाइल्ड इवेंट में जाते हैं जहां बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर भी आए हुए थे। युक्सी जब जियाजुआन को लेकर वॉशरूम जाता है तभी वहां पर लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड चैन भी आ जाता है, जो इन दोनों की बातों को सुनकर समझ जाता है कि जियाजुआन लियांग का रियल भाई नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो जियाजुआन से सवाल पूछता है। तभी वहां पर लियांग आ जाती है जो दोनों को यहाँ से दूर भेज देती है और खुद चैन को हैंडल करती है। चैन लियांग को फिर से अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन लियांग मना करके चली जाती है। और जब इवेंट शुरू होने वाला होता है तभी इंटरव्यू से ठीक पहले जियाजुआन जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लियांग उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है और इंटरव्यू ना देने की वजह से ऑर्गेनाइजर जियाबाओ पर बहुत गुस्सा होता है। उधर जियांग और शिटो दोनों हॉस्टल में नई जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। तभी शिटो के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर वो जल्दी से चली जाती है। दूसरी ओर चेकअप करने के बाद डॉक्टर लियांग और युक्सी को बताता है कि जियाजुआन को कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है जियाजुआन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे कैमरे के सामने खड़ा रहना पसंद नहीं है। लियांग पूछती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तो जियाजुआन कहता है कि आप भी सबके सामने झूठ बोलती हो कि मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैंने भी झूठ बोल दिया। ये सुनकर लियांग और युक्सी हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी ओर शिटो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें दवाई देती है। वहीं आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद लियांग दोनों से मिलकर डिसाइड करती है कि जियाजुआन को वापस उसके पेरेंट्स के पास भेज देना चाहिए। तभी लियांग के पास चैन का मैसेज आता है जिसमें वो धमकी देते हुए लियांग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सच एक्सपोज कर दूंगा। फिर रात को शिटो और उसकी मॉम एक साथ सोते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातचीत भी करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि क्वेन अपने बेटे चैंग की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख देख कर उसकी याद में खूब रोती है क्योंकि ये पेंटिंग चैंग ने उसके लिए बनाई थी। उधर युक्सी एक रेस्टोरेंट में एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर से मिलता है जो उसे 2 महीने बाद वाले एक फोटोग्राफी इवेंट के लिए इनवाइट करता है। अब युक्सी इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मांगता है। इसी रेस्टोरेंट में लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन से मिलने आई होती है। चैन फिर से लियांग को ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और इनकी बातें युक्सी सुन लेता है। चैन जब लियांग को होटल चलने के लिए कहता है तो युक्सी वहां कर उसे भगाई देता है। दूसरी ओर रेबेका जियांग को बता देती है कि टेक्नोलॉजी लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेंडी थी। ये जानकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसे सुहेंग की स्टोरी देखकर पता चलता है कि मिस्टर वैंग आज रात 8 बजे पुलिंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उधर ज़ेन्यू का उसका कोच कहता है कि कल सुबह 10 बजे जर्मनी में ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन का लास्ट समय है। ज़ेन्यू इसके लिए आज रात तक सोचने का समय मांगता है। फिर वो जियांग को मिलने के लिए इनवाइट भी करता है। रात को ज़ेन्यू छत पर डेकोरेशन करके जियांग का इंतजार करता है ताकि आखिरी बार वो उसे अपने दिल की बात बता पाए। जियांग का मैसेज आता है कि मैं लिफ्ट में हूँ और 2 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। जियांग लिफ्ट में देखता है कि 8 बज चुके हैं, इसलिए वो ऑफिस कॉल करके स्टेटस पूछती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए पुलिंग कैपिटल खत्म हो गई है। ऊपर छत पर ज़ेन्यू बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती क्योंकि जियांग ये खबर सुनने के बाद पुलिंग कैपिटल के लिए निकल जाती है। फिर ज़ेन्यू अपने कोच को कॉल करके जर्मनी चलने के लिए हाँ कर देता है। उधर पुलिंग कैपिटल में मिस्टर वैंग से इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से तीनों उदासी के साथ बैठे होते हैं क्योंकि अब उनकी कंपनी हार चुकी है। सुहेंग और रेबेका के चले जाने के बाद जोहो अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर जियांग आती है। दूसरी ओर चैन के बताए हुए होटल पर लियांग की जगह युक्सी चला जाता है। चैन ने लियांग के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन की होती है, इसलिए वो युक्सी को देखकर शॉक हो जाता है। युक्सी कहता है कि तुम्हें लियांग से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं जोहो और जियांग वॉक करते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं जहाँ बातों ही बातों में जोहो जियांग को कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि युक्सी जब स्टूडियो में होता है तो लियांग देखती है कि उसके चेहरे पर चोट के बहुत सारे निशान हैं। पूछने पर युक्सी कहता है कि मैंने चैन को उसके प्राइवेट पिक्चर दिखाकर तुमसे दूर रहने की धमकी दी थी। हाँ, उसके बाद ही उसने मेरी यह हालत कर दी, पर आज के बाद वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लियांग ये सुनने के बाद खुश भी होती है और थोड़ा दुखी भी क्योंकि युक्सी पर चोट आई है। फिर युक्सी कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे दूर इसीलिए हो गई थी क्योंकि जियाबाओ मुझे पसंद करने लगी थी। इतना कहने के बाद युक्सी उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी जियाबाओ इन दोनों की बातें सुनकर सैड होकर चली जाती है।
और ये उसे जाते हुए देख लेते हैं। रास्ते में जियाबाओ को ज़ेन्यू मिलता है और दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए दुख बांटते हैं क्योंकि दोनों को उनका प्यार नहीं मिल पाया। उधर रात भर बात करने के बाद जियांग सुबह सुबह जोहो के साथ कार में जा रही होती है। तभी सुवैंग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग ने फंडिंग के पैसे भेज दिए हैं और उन्हें एएम और पीएम में कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए वो उस समय पैसे नहीं भेज पाए। अब ये जानने के बाद जोहो की आंखों में खुशी की अलग ही चमक दिखाई देने लग जाती है। फिर जियांग जोहो को पुलिंग कैपिटल के बाहर से गुड बाय कहकर चले जाती है क्योंकि कल रात जब जोहो ने जियांग को साथ देने के लिए कहा तो जियांग ने कहा कि पहले तो मैं किसी भी हालत में आपका हाथ थामने के लिए तैयार थी, लेकिन जब आपने अपने प्यार को 10% वाली बात बोली तो मुझे लगा कि इसको छोड़ने में ही हम दोनों की भलाई है। इसके बाद प्रेजेंट में जियांग हॉस्टल में तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और बताती है कि कैसे जोहो ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया। अब जियांग जब शॉप पर जाती है तो वहां पर एक मैगजीन देखती है जिसके फ्रंट पेज पर लियांग और जियाजोन की तस्वीर है। जियांग इस मैगजीन को लियांग और शिटो को बताती है और साथ ही कहती है मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया है। उधर क्यूबैन जाहो को डाइवोर्स के पेपर दे देती है। अब रात को डिनर का समय होता है। लियांग सभी को बताती है कि वो अपनी और जियाजुआन की असलियत सबके सामने लाने वाली है। इससे लियांग का बना बनाया करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये इसीलिए कर रही है ताकि जियाजुआन को और झूठ का सामना न करना पड़े। अगले दिन लियांग और जियाबाओ को उनके उठाए गए इस कदम की वजह से सभी एड कमर्शियल से माफी मांगनी पड़ती है और फ्यूचर में आने वाले सभी कमर्शियल कैंसिल हो जाते हैं। इसके साथ लियांग का ब्यूटी फैशन ब्लॉगर का करियर भी खत्म हो जाता है। वहीं ज़ेन्यू जब जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है तो जियांग उससे मिलने के लिए आती है। जियांग उसे गुड बाय कहती है और ज़ेन्यू आखिरी बार जियांग की झलक देखकर खुशी खुशी चला जाता है। रात को जियांग, शिटो और जियाबाओ कॉलेज के आखिरी दिन से पहले लियांग के साथ उसके बेड पर सोते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन रिजल्ट के लिए चारों कॉलेज जाते हैं और लकीली चारों पास भी हो जाते हैं। इसके बाद लियांग नई जॉब के लिए जाती है जो उसे अपने पुराने एजेंट के यहाँ से मिलती है। वहीं जियांग की भी फाइनली जॉब लग चुकी थी और दूसरी तरफ शिटो भी जॉब के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में ट्रेनिंग के लिए आई होती है। रात को दिखाते हैं तो मिस वी न्यूज पर देखती है कि क्यूवैन और जाहो का डाइवोर्स हो गया है। तभी वहां पर शिटो आती है जो बताती है कि ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं 1 महीने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर शिटो अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और इस महीने के लिए फॉरेन कंट्री घूमने का डिसाइड करती है। इसके बाद एक दिन जियांग को रेबेका मिलती है जो उसे बताती है कि मिस्टर वैंग के इन्वेस्टमेंट के बाद उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाई छू रहा है। साथ ही जोहो को शंघाई में बाई बॉक्स कंपनी का सीईओ बना दिया गया है और आज की फ्लाइट से वो जाने वाला है। वहीं एयरपोर्ट पर जोहो बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है लेकिन वो आती नहीं। अब अगले दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चारों एक दूसरे के साथ पिक्चर लेते हैं। तभी वहां पर यूक्सी आता है जो उन चारों की पिक्चर लेता है। फिर जियाबाओ शिटो और जियांग को अपने साथ लेके जाती है ताकि इन दोनों को समय मिल सके। यूक्सी और लियांग इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और अब अपने घर जाने से पहले जियांग अपने रूम का वीडियो बनाती है। शिटो अपना सामान लेकर मॉम के साथ चले जाती है। फिर लियांग बताती है कि यूक्सी कुछ महीनों के लिए फोटोग्राफी इवेंट में जाने वाला है, तब तक मैं उसके अपार्टमेंट में रहूंगी। इतना कहकर लियांग सामान लेकर चली जाती है। जियाबाओ जियांग को बताती है कि मैं वॉलंटियर एक्टिविस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं वॉलंटियर ग्रुप के साथ ज्वाइन होने वाली हूँ। जियांग आगे कहती है कि मेरी मॉम आज इस शहर आने वाली है और हम एक अच्छा सा घर देखकर इसी शहर में सेटल होने वाले हैं। अब जियांग आखिरी बार अपने रूम में जाती है और वहां बिताई हुई सारी चीजों को याद करके काफी इमोशनल होती है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर चली जाती है और अपनी मॉम के साथ घर ढूंढने में लगी होती है। कुछ घंटों के बाद लियांग और यूक्सी जियाबाओ को छोड़ने के लिए जाते हैं जहां वो उसे एक गिफ्ट देते हैं। बस में बैठकर जियाबाओ जब उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें तीनों की फोटो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। बस के रवाना होने के बाद लियांग और यूक्सी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जाते हैं और अब 1 महीने के बाद लियांग अपना रेगुलर काम कर रही होती है तो मिस्टर ली बताता है कि उसे प्रमोट करके ड्रेस ऑर्गेनाइजर से स्टाइलिस्ट बना दिया गया है और ये सुनकर लियांग बड़ी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि चारों 20 साल की उम्र में अपने अपने करियर और लाइफ की शुरुआत कर चुकी हैं और इसी के साथ 20 ईयर लाइफ ऑन सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।